सो हेलो गाइस, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th फिजिक्स का पहला चैप्टर विच इज इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का डिटेल वन शॉट। इसमें हम सारे टॉपिक्स को लाइन बाय लाइन कवर करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज से। सबसे पहले चैप्टर का नाम क्या है? इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। तो सबसे पहले समझते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। तो इट इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिकल फोर्सेज। तो किसी भी बॉडी के पास ना अपनी एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है। अगर मतलब कोई बॉडी चार्ज है तो उसके पास एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी होगी मैटर की रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिक फोर्सेस। तो अगर किसी बॉडी के पास चार्ज है ना, तो या तो वो दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट करेगी या तो वो रिपल करेगी। तो ये किसी बॉडी की प्रॉपर्टी होती है जिससे इलेक्ट्रिकल फोर्सेस दो बॉडी के बीच में काम करते हैं, वेदर वो अट्रैक्शन हो या रिपल्शन हो। ठीक है, अब देखो स्केलर क्वांटिटी होती है ये, जिसमें Q इज इक्वल टू IT होता है, चार्ज का वॉल्यूम करंट इनटू टाइम, या ये क्वांटाइजेशन कंडीशन होती है Q इज इक्वल टू NE। ठीक है, इसके बारे में अपन अभी पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पे आ जाए। सबसे पहले एडिटिविटी। चार्ज किसी बॉडी पे जो नेट चार्ज होता है ना, वो अपन स्केलरली मतलब उसको डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे इस पे देखो, ये आपको न्यूमेरिकल्स में काम आएगा। पहली बात, ये कूलम्स के फॉर्म में अपन कूलम, पिको कूलम, इस तरह की यूनिट्स में अगर आपको चार्ज दे रखा हो तो नॉर्मली मतलब चार्ज को ऐड कैसे करते हैं, सबको बस जोड़ देना है। तो इन तीनों को आप ऐड करोगे, जो प्लस है वो प्लस में आएगा, जो माइनस है माइनस में आएगा, प्लस 9 कूलम आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करोगे 7 और मतलब प्लस 5 और माइनस 7 कितना होता है? माइनस 2E का चार्ज। अब E के फॉर्म में हुआ तो कभी E यानी एलिमेंट्री चार्ज होता है। एलिमेंट्री चार्ज है इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 है ना, पॉजिटिव वे। मतलब इसकी वैल्यू को हम पॉजिटिव लेके चलते हैं। एलिमेंट्री चार्ज कहते हैं E को क्या कहते हैं? एलिमेंट्री चार्ज लिख लीजिए। ठीक है, तो किसी बॉडी पे क्यू नेट मतलब इस तरह। अब अगर E के फॉर्म में हुआ तो ये क्वांटाइज मतलब ये क्वांटाइजेशन कंडीशन में उसको डिटेल में पढ़ेंगे। पर न्यूमेरिकल्स में अगर कभी कूलम की फॉर्म में यूज होता है तो ऐसे ऐड करना है। ऐड तो इसमें भी सेम तरीके से होगा, बस E का मल्टीपल है वो। ठीक है, यानी एलिमेंट्री चार्ज 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। इसको और पढ़ेंगे E को भी। ठीक है, इसमें देखो नेट जीरो हो गया, प्लस 5 कूलम और माइनस 5 कूलम। ठीक है, पीको के टर्म्स में भी आ सकता है, 1 पीको कूलम हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 12 कूलम। तो ऐसे मतलब वो तो आपने पढ़ा होगा ना, सारी प्रीफिक्सेस होती है। ठीक है, चार्ज क्वांटाइजेशन क्या होता है? ये अगली प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज है। पहली हो गई अपन ऐड कर सकते हैं चार्ज को, दूसरी हो गई कि चार्ज क्वांटाइज रहता है। इसका मतलब जो ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, ये अपना सेकंड प्रॉपर्टी में यूज होगा कि भाई जो टोटल चार्ज है किसी भी बॉडी पे, वो हमेशा एक इंटीग्रल मल्टीपल होता है एलिमेंट्री चार्ज का। एलिमेंट्री चार्ज यानी जो E मैंने आपको बताया, तो टोटल चार्ज जो किसी बॉडी पे होगा ना, वो इसका मतलब इंटीग्रल मल्टीपल होगा। जैसे इस बॉडी पे टोटल चार्ज, अब इसको मत देखो, कूलम वाले को मत देखो, वो अलग कैलकुलेशन के लिए न्यूमेरिकल्स में। बट अगर आपको एलिमेंट्री अगर क्वांटाइजेशन को समझना है तो E के फॉर्म्स में हम कैलकुलेट करते हैं। तो देखो टोटल चार्ज किसी बॉडी पे हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होता है। यानी किसी बॉडी पे अगर अपन चार्ज देखें तो वो E के फॉर्म में होता है। जैसे इस बॉडी पे टोटल चार्ज कितना आ गया? माइनस 2E हो गया। तो ये क्या है? मल्टीपल है, इंटीग्रल मल्टीपल। इंटीजर्स पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। तो ये माइनस 2 का मल्टीपल हो गया ना एलिमेंट्री चार्ज। तो किसी बॉडी पे कभी आधा चार्ज नहीं होता, 1.5 2.5 नहीं, एक इंटीग्रल ही होता है। चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, वो तो चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है। बट हाँ, ये या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा, बट E का मल्टीपल होगा किसी भी टोटल चार्ज। तो देखो फॉर्मूले में Q इज इक्वल टू NE। यहाँ पे N क्या होता है? इंटीजर होता है। Z है ना, इंटीजर लिख रहा हूँ, Z है ना इंटीजर। चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, उसका मल्टीपल होगा E का। देखो Q इज इक्वल टू NE, तो कुछ ना कुछ मल्टीपल है ना E का। तो बस यही होता है अपना क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसको एग्जांपल से भी समझेंगे अभी। ओके, तो जैसे अभी अपन ने पढ़ा कि जो चार्ज क्वांटाइजेशन पढ़ा, तो उसको किस तरह हम समझ सकते हैं। देखो चार्ज क्वांटाइजेशन हम कैसे समझते हैं? मेजरली कब काम होता है? जब इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है। ठीक है, देखो मान लो इस बॉडी पे प्लस प्लस माइनस माइनस चार्ज है और नेट चार्ज जीरो है। देखो ए प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो बॉडी पे नेट चार्ज जीरो है। अब इससे इधर में देखूं, अगर प्लस माइनस माइनस प्लस, इस पे भी नेट चार्ज जीरो हो गया, प्लस माइनस आपस में कैंसिल। अब मान लो इधर से इलेक्ट्रॉन से ट्रांसफर हुआ। पहले हमेशा देखो पूरा, अब जैसे हम ये चैप्टर पूरा पढ़ेंगे तो कभी भी किसी भी बॉडी पे अगर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है ना, मतलब उससे इलेक्ट्रॉन्स गए होंगे। इसका मतलब नहीं प्रोटॉन गए होंगे, इलेक्ट्रॉन गए होंगे। और अगर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, मतलब पॉजिटिव आया तो इलेक्ट्रॉन गए, नेगेटिव आया तो इलेक्ट्रॉन ले लिए होते हैं। ठीक है, और हमेशा एक चीज कभी भी याद रखना कि किसी भी बॉडी पे अगर इलेक्ट्रॉन्स आते हैं ना, तो उसका मास बढ़ता है, क्योंकि बॉडी का अपना कुछ पहले का मास होगा। अब मान लो उस पर कुछ इलेक्ट्रॉन्स आ गए, इलेक्ट्रॉन्स का भी तो मास होता है। तो पहले बॉडी पे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो अगर किसी बॉडी पे इलेक्ट्रॉन्स आ गए तो उसका जो इनिशियल मास था उसमें कुछ ना कुछ बढ़ोतरी होगी। ठीक है, और अगर इलेक्ट्रॉन गए तो कुछ ना कुछ मास कम होगा। अब भले वो चेंज नेग्लिजिबल होगा, बट हाँ चेंज आता है जरूर। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ से अपन मान लो इधर से 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, अब देखो इधर यहाँ ऐसा जरूरी नहीं है कि यहाँ पे देखो इंडिविजुअली तो नेट चार्ज जीरो है। ठीक है, यहाँ पे इंडिविजुअली नेट चार्ज जीरो, सिस्टम का नेट चार्ज जीरो। हमको यहाँ पे सिस्टम का चार्ज देखना है। अगर इन दोनों को मिला के देखूं और इन दोनों को मिला के देखूं तो क्या चार्ज है। अब देखो इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए, तो दो पॉजिटिव चार्ज बचे यहाँ पे ना, और इसके जो 2 यहाँ से गए वो यहाँ पे आ गए।
अब क्या हुआ, इस पे प्लस 2e का चार्ज आएगा, मैंने बोला 2 इलेक्ट्रॉन गए, तो मान यहाँ पे प्लस प्लस क्या दिखा रहा है, मतलब ये हर एक प्लस यानी हर एक ई को बता रहा है, एलिमेंट्री चार्ज को बता रहा है। तो ये ई चार्ज है और ये प्लस, दोनों प्लस ई चार्ज है, ठीक है ना। ई का मतलब होता है 1.62 10 - 19 कूलम, तो टोटल प्लस 2e चार्ज हो गया। और यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे प्लस माइनस तो कट रहे हैं, और जो दो आगे एक्स्ट्रा आ गए वो -2e को शो करे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आ गए, जब -2e लिखा, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन गए तो मैंने +2e लिखा, ठीक। और अब देखो अब चार्ज कंजर्व रहता है, जो अपनी अगली प्रॉपर्टी, तो ये मैंने आपको क्या समझाया, क्वांटाइजेशन समझाया। देखो बॉडी पे जो चार्ज है वो एलिमेंट वो इंटीग्रल मल्टीपल है एलिमेंट्री चार्ज का, प्रूव हो गया। देखो इस पे अगर ट्रांसफर हो भी रहा है चार्ज, तो भी चार्ज जो बचता है ना, देखो ट्रांसफर जो होता है इलेक्ट्रॉन वो पूरा होता है, यहाँ से पूरे 2 इलेक्ट्रॉन गए, कभी भी आधा या पौना कुछ ऐसा नहीं होता, उसी को इवन क्वांटाइजेशन कहते हैं। तो क्वांटाइजेशन का मैं बताऊं आपको, तो बस चार्ज जो ट्रांसफर होगा वो आधा पौना ऐसा कुछ नहीं होता, पूरा चार्ज ट्रांसफर होता है, पूरे 2 इलेक्ट्रॉन इधर है, पूरे 2 इलेक्ट्रॉन इधर है, और जो बॉडी पे चार्ज आया वो भी एलिमेंट्री मल्टीपल है ना। तो कभी भी इसमें 1.5e चार्ज हो गया, 2.5e चार्ज आ गया, ऐसा नहीं होता, पूरा चार्ज है। देखो ये इंटीग्रल मल्टीपल है। तो ये हो गया अपना चार्ज क्वांटाइजेशन कंप्लीट, वो मैंने मिटा दिया, चार्ज क्वांटाइजेशन हो गया, ठीक है। अब अगली प्रॉपर्टी है चार्ज की, चार्जेस कंजर्व। इसमें लिखा है फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम के लिए है ना, जो मतलब आइसोलेटेड है एकदम, ठीक है, आइसोलेट है पूरा जो सिस्टम है, नेट चार्ज उसमें हमेशा कांस्टेंट रहता है। कैसे कांस्टेंट, ठीक है, समझ गया। अब कांस्टेंट कैसे रहता है, देखो व्हेन आइडेंटिकल, अब इसमें दो चीज आती है, चार्ज कैसे कांस्टेंट रहता है हमेशा। यहाँ पे मैं इसी से समझाता हूँ आपको। हमेशा क्या होता है, इस पे मान लो इस पूरी बॉडी पे जो चार्ज है और इस पूरी बॉडी पे चार्ज है, इस वाली बॉडी पे मान लो चार्ज में कह देता हूँ Q1 था, ये मैं कह रहा हूँ इलेक्ट्रॉन, अब भूल जाओ, अब ये अपने क्वांटाइजेशन पढ़ दिया ना, ठीक है। अब मान लो इस पे Q1 चार्ज था, इस पे Q2 चार्ज था, इस पे Q3, इस पे Q4, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर से पहले इस पे कुछ चार्ज होगा, आप थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं हुए मान लो। अब इनिशियल चार्ज इस पे कितना था, Q1 0 था, है ना, नेट चार्ज 0 मैंने बताया, इस पे भी इनिशियल चार्ज 0 है, नेट चार्ज 0 है। अब Q3 कितना, अब बोलो, अब हो गया इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, इसके अपने को इनिशियल चार्ज लेने हैं ना भाई, इन बॉडीज पे इनिशियल चार्ज दूंगा। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, क्योंकि इनिशियल क्या लिखते हैं अपन इधर हमेशा, क्या लिखते हैं पता है, मैं यहाँ पे कहा लिखूं, यहाँ लिख देता हूं कि भाई Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू Q3 प्लस Q4 होता है। ये क्या होता है, ये कोई भी बॉडी के लिए होता है, मतलब अगर वो स्फीयर, जनरली अपन सर्कुलर स्फीयर्स की बात करते हैं, तो स्फीयर्स का जो इनिशियल चार्ज हो ना, टोटल फाइनल के बराबर होगा। यानी इनिशियल क्या था, जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं हुए थे, तो 0 + 0 इनिशियल 0 था दोनों बॉडीज पे, और इधर क्या होगा, फाइनल चार्ज क्या आ गया, इस पे देखो इधर आ गया फाइनल +2e, देखो ये लिखा है ना मैंने, Q3 मेरा क्या है +2e, और Q4 मेरे पास क्या है -2e, तो ये था मेरा +2e और ये था मेरे पास -2e, कट के ये भी 0 हो गया। यानी टोटल, हमको अलग अलग की बात नहीं करनी है, टोटल इनिशियल 0 है, टोटल फाइनल भी 0 आ गया कट के, तो 0 = 0। क्या है, चार्ज इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने के बाद भी चार्ज कंजर्व ही रहा, ये बता रहे। और अगर देखो क्वेश्चन आते हैं कि अगर आइडेंटिकल कंडक्टिंग, मटेरियल से कोई फर्क नहीं पड़ता, इन स्फीयर्स का इधर भी वैसे मटेरियल से तो कोई फर्क नहीं पड़ता, स्फीयर्स का मटेरियल क्या है उससे फर्क नहीं पड़ता, अगर लेकिन उन स्फीयर का रेडियस बराबर नहीं है, यानी वो आइडेंटिकल नहीं है, तो ये वाली कंडीशन तो सदा बाहर है, हर समय काम आएगी कि इनिशियल चार्ज का सम और फाइनल का बराबर है, चाहे स्फीयर्स आइडेंटिकल हो या ना हो, ठीक है। लेकिन ये जो कंडीशन है ना, जब क्या करा मैंने यहाँ पे कि चारों स्फीयर्स को टच कर दिया, जिसमें चारों पे चार्ज अलग अलग था, Q1 Q2 Q3 Q4, कुछ भी अलग अलग, सब पे अलग कुछ भी चार्ज हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर ये आइडेंटिकल थे और मैंने चारों को आपस में टच करा दिया, तो अब जैसे मैंने चारों को टच करा दिया और मैं चारों को जब दूर करूंगा, तो चारों पे चार्ज बराबर आ जाएगा, Q Q Q Q Q, चारों पे Q Q चार्ज आ जाएगा, वो भी इक्वल। ये कब होता है, इक्वल चार्ज कब बढ़ता है, जब हमारी जो बॉडीज हो वो आइडेंटिकल हो, सेम रेडियस की, मटेरियल से फर्क नहीं पड़ता, उनका रेडियस सेम होना चाहिए। और यहाँ पे क्या आता है, यहाँ मान लो नहीं बॉडी आइडेंटिकल नहीं है, यहाँ बॉडी आइडेंटिकल नहीं, तो यहाँ पर टच करने की बात ही नहीं कर रहे हैं भाई। देखो ना, आइडेंटिकल नहीं हो तो ये कंडीशन तो हमेशा काम आती है। तो क्या कंजर्व में दो केस, ये ना बेसिक है, ये बेसिक आपको आना चाहिए, कंजर्व वाला ये पूरे चैप्टर में काम आएगा कि चार्ज कंजर्व रहता है। तो भाई कंजर्व अगर नॉन आइडेंटिकल है तो इस तरह हम लिखते हैं, है ना, आइडेंटिकल ना हो, ये कंडीशन तो हमेशा काम आएगी ना। ये कंडीशन यहाँ पे भी लगेगी, मतलब ये कंडीशन में सदा आ रही है, ये नॉन आइडेंटिकल और आइडेंटिकल दोनों के लिए काम आएगी ना। इसमें भी, इसमें क्या है, इसमें जो इनिशियल चार्जेस का सम था वो फाइनल चार्जेस के सम के अभी भी बराबर रहेगा। ये चारों का इक्वल चार्ज, मान लो हर एक पे -2 आ गया, -8 हो गया, तो इसका भी सम इनिशियली -8 ही रहा होगा। तो ये फंडा है। और हाँ, ये इस तरह, ये अपना हमेशा चार्ज हमेशा कंजर्व ही रहेगा, ठीक है, चाहे वो आइडेंटिकल हो चाहे वो नॉन आइडेंटिकल हो। और एक और बात, इस पे जो क्या होता है, हर एक बॉडी पे जो चार्ज आएगा ना, ये जो मेरा Q होगा, ये बराबर होगा Q1 + Q2 + Q3
प्लस Q4 का 1/4, मतलब इसका मीन निकालूंगा मैं, सारे चार्जेस का मीन निकालूंगा तो वो हर एक चार्ज पे आएगा। ये फॉर्मूला होता है कि हर एक पे कितना चार्ज आएगा, दिस इज ओनली फॉर आइडेंटिकल बॉडीज। क्योंकि मैंने कहा लिखा है आइडेंटिकल के साथ लिखा है ना, आइडेंटिकल के लिए ही होता है, उसके लिए आपको ये एक ही कंडीशन यूज करनी है। नॉन आइडेंटिकल के लिए, आइडेंटिकल के लिए हर एक पे जो चार्ज देगा वो चारों का मीन होगा। ठीक है, तो ये थी बाकी प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। ओके, सो इसके बाद अब कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स को देख लेते हैं, जितना अपन ने पढ़ लिया उस पे कुछ की पॉइंट्स है। ठीक है, देखो अब पहला की पॉइंट है, इनसे एमसीक्यू अदर सीजन में आपका काम हो सकता है। ठीक है, इफ अ बॉडी हैज चार्ज, किसी बॉडी पे अगर चार्ज होता है ना, इट विल डेफिनेटली हैव मास। जैसे मैं कह रहा हूँ ये मार्कर है, इस मार्कर पे कुछ ना कुछ चार्ज है, तो जरूरी है कि इसके पास कुछ ना कुछ मास होगा। पहले तो एक मार्कर का खुद का मास है, लेकिन देखो मार्कर का खुद का मास होगा वो तो है ही है। अगर मैं वो ना भी मानूं तो चार्ज जो इस पे होगा वो चार्ज का भी नेग्लिजिबल मास, बट कुछ तो मास इसमें होगा। एक तो इसका खुद का मास और एक चार्ज का मास, क्योंकि मैंने बोला जब चार्जेस का ट्रांसफर होता है तो मास का भी ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, बॉडी के पास चार्ज है तो इसके पास अगर चार्ज है तो उसके पास मास 100% होगा, चाहे फिर उसका खुद का देखो या चार्ज का देखो। वैसे दो, अगर मैं इसको इसका खुद का नहीं भी मानूं तो भी अगर चार्ज है तो मास तो आ ही जाएगा, क्योंकि क्यों, चार्ज के कारण भी तो मास आएगा। इसके पास अगर नेगेटिव चार्ज है तो उस पर इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज होगा। ठीक है, तो अगर बॉडी पे चार्ज है, इफ अ बॉडी हैज चार्ज इट विल डेफिनेटली हैव मास, मतलब इस पे चार्ज है तो मास तो जरूर होगा इसके पास। ठीक है, अब बॉडी है विद मास, अब मान लो इसका सिर्फ मास है, इस पे कुछ ना कुछ मास है, तो हम ये नहीं कह सकते कि इसमें इसका अगर 20 ग्राम मास है तो उसके पास चार्ज होगा ही होगा। अगर इसका मैंने बोल दिया इसके पास 2 कूलम का चार्ज है तो जरूर इसके पास कुछ ना कुछ मास जरूर होगा। या 2e का चार्ज है ना, 2e या माइनस 2e का चार्ज है। ठीक है, माइनस 2e का चार्ज है तो इसमें कुछ ज्यादा अपन ऐसे समझ लेते हैं ना कि अगर माइनस 2e का चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन्स आए होंगे तो कुछ ना कुछ मास उसमें बढ़ा होगा, या खुद का भी उसका पहले से मास होगा। या अगर मैं सिंपल समझाऊं तो किसी बॉडी पे अगर चार्ज है तो उसमें मास जरूर होगा। या अगर और मैंने दूसरा इसका अपोजिट करूं, मैं कहूं उसके पास 20 ग्राम मास है तो इससे कोई इंसान ये नहीं बोल सकता कि इसके पास चार्ज जरूर होगा। ठीक है, इफ अ बॉडी हैव मास, उसके पास नेसेसरली नहीं है, नॉट नेसेसरी हैव अ चार्ज, इसके पास जरूरी नहीं है कि चार्ज होगा। अगर इसके पास मास है तो ये जरूरी नहीं है कि इस पे चार्ज होगा, बट अगर चार्ज है तो मास जरूर होगा, और अगर मास है तो ये जरूरी नहीं है कि चार्ज भी हो, ये मतलब है। ठीक है, ओके, आई होप समझे होंगे। ठीक है, अब चार्ज पार्टिकल, अब दूसरा की पॉइंट है, एक चार्ज पार्टिकल है विद मोर चार्ज टू मास रेशियो डेविएट्स मोर इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड अपन आगे पढ़ेंगे इस चैप्टर में, बट अगर मैं आपको अभी हल्का सा समझाऊं, इलेक्ट्रिक फील्ड एक वो दायरा होता है। मान लो यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ है इस पॉइंट पे, मान लो ये मार्कर एक चार्ज है मान लो, तो ये अपने तरफ एक दायरा क्रिएट करेगा, जिस दायरे में अगर कोई भी दूसरा चार्ज आएगा, जिसको अपन टेस्ट चार्ज कहते हैं। टेस्ट चार्ज है ना, एक ऐसा चार्ज जिसको अपन एक्सपेरिमेंट्स के लिए यूज करते हैं, Q0 कहते हैं उसको, है ना, और वो पॉजिटिव होता है जनरली। ठीक है, पॉजिटिव ही लेते हैं उसको। तो मान लो ये इसने अपना एक दायरा बना रखा है, मान लो ये पॉजिटिव Q चार्ज है और इसने अपने इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ बना रखी है ऐसी, इसकी एक इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ, और मान लो मैंने यहाँ इसको प्लस Q0 चार्ज दिया, टेस्ट चार्ज, तो ये कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इसकी कुछ ना कुछ, जिसके कारण इस पे फोर्स लगेगा, वन आगे पढ़ेंगे। तो अभी फिलहाल में इतना समझो कि दायरा होता है किसी भी चार्ज का, जिसमें कोई और चार्ज आएगा तो उस पे फोर्स होगी, चाहे वो रिपल्शन, मतलब वो या तो दूर भागेगा है ना, या तो उसको रिपल करेगा या अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, अब अगर मान लो इस चार्ज का कौन सा वाला चार्ज, इसका चार्ज विद मोर चार्ज टू मास रेशियो, अगर इसका चार्ज टू मास रेशियो ज्यादा है, इस टेस्ट चार्ज का चार्ज टू मास रेशियो यानी उसका जो चार्ज है डिवाइडेड बाय उसी का ही मास, तो वो होता है उसका चार्ज टू मास रेशियो। अब अगर मान लो इसका चार्ज टू मास रेशियो ज्यादा है, इसका चार्ज टू मास रेशियो ज्यादा है, मतलब अगर कोई फ्रैक्शन ज्यादा है तो ऊपर वाली वैल्यू फ्रैक्शन की ज्यादा होगी और नीचे वाली वैल्यू कम होगी, जब भी तो ओवरऑल फ्रैक्शन का आंसर बड़ा है। ठीक, तो मतलब क्या कह सकते हैं, अगर चार्ज टू मास रेशियो ज्यादा है तो चार्ज ज्यादा होगा, मास कम होगा, तो इसके पास अगर चार्ज ज्यादा होगा तो ज्यादा इसको अट्रैक्ट, देखो चार्ज ज्यादा होगा, या तो मान लो अगर बीच वाला पॉजिटिव है और चलो बीच वाले को नेगेटिव कहते हो, क्योंकि अपन टेस्ट चार्ज को जनरली क्या कहते हैं, पॉजिटिव कहते हैं। तो अगर ये नेगेटिव है तो अगर इस पे अप होगी तो पॉजिटिव होगा Q0, मैंने आपको बताया। तो अगर ये नेगेटिव और ये ज्यादा पॉजिटिव है तो इसको ज्यादा अट्रैक्ट करेगा ना भाई, चार्ज ज्यादा हो गया, चार्ज इसके पास ज्यादा है तो ये उसको और ज्यादा खींचेगा ना, चार्ज बढ़ जाएगा तो फोर्स ज्यादा लगेगी इस वाले पे। इस पे अगर ज्यादा पॉजिटिव, इस पे तो अच्छा खासा नेगेटिव चार्ज है, अगर इस पे अगर जनरली कम पॉजिटिव चार्ज होगा, बट अगर इस पे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो इसको और ज्यादा अट्रैक्ट करेगा ना नेगेटिव वाला, और ज्यादा खिंचाएगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड में, और इसमें फोर्स ज्यादा लगेगी। तो कहने का मतलब है डेविएट क्यों ज्यादा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड में, जिसका मास चार्ज टू मास रेशियो ज्यादा होता है वो ज्यादा डेविएट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, क्योंकि उसका चार्ज ज्यादा हो गया और मास कम हो गया, मास कम तो उसको खींचना और आसान, उसको भगाना और आसान, मतलब डेविएट इजीली हिल जल्दी जाएगा ना, वो मूव जल्दी हो जाएगा, तो उसका डेविएट हो जाएगा वो, है ना। तो ये हो गया। अब ये वो बात है जैसे मैंने आपको बताया ना कि अगर मैंने दो बॉडीज को टच कर दिया, इसको अलग कर दिया, अलग टॉपिक है नीचे वाला थोड़ा,
ठीक है। अब मैंने जैसे आपको बताया कि कोई बॉडी अगर जैसे आइडेंटिकल बॉडीज को टच करो तो सब पे सेम चार्ज आ जाता है, जो हर एक सारे चार्जेस का मीन होता है, ठीक है। अब अगर मान लो दो बॉडीज है जिनका रेडियस बराबर नहीं है, जैसे वो आइडेंटिकल नहीं है लेकिन मैंने उनको टच करा दिया, अगर मैंने उनको टच करा दिया तो हर एक पे कितना चार्ज आएगा। लेकिन अगर वो आइडेंटिकल नहीं है तब, आइडेंटिकल वो तो अपने आइडेंटिकल के लिए पढ़ा था मीन वाला, अगर आइडेंटिकल नहीं है तो हर एक बॉडी पे जब मैं टच करवा के छोड़ूंगा तो कितना चार्ज आएगा। बॉडी का कुछ मान लो पहली, यहाँ पे मैंने फिगर नहीं बनाया बट मान लो ये पहली बॉडी है, ये दूसरी बॉडी है, इसके कुछ r1 रेडियस है, इसकी कुछ r2, यहाँ मैंने थोड़ा सेम बना दिया, आप समझ जाना आइडेंटिकल नहीं, छोटी बड़ी है ना, छोटी बड़ी है। तो पहली वाली पे कितना चार्ज आ जाएगा जब उनको मैं टच करा के छोड़ूंगा। मान लो इस पे कुछ चार्ज था, इस पे कुछ चार्ज था, कुछ भी चार्ज था, टच करा के छोड़ूंगा तो r1 अपॉन r1 प्लस r2 इंटू दोनों चार्जेस का सम से मल्टीप्लाई कर देना है, तो पहली बॉडी पे चार्ज जाएगा। इस पे मान लो इनिशियली q1 चार्ज था, इनिशियली इस पे q2 था, तो q1 डैश कितना हो जाएगा टच कराने के बाद ये, और दूसरे वाले पे टच कराने के बाद जब छोड़ूंगा तो r2 अपॉन r1 प्लस r2 इंटू q1 प्लस q2, मतलब चेंज कुछ नहीं हो रहा, बस इस पे r1 आ जा रहा है, इस पे r2 आ जा रहा है, बाकी फॉर्मूला सेम है। तो इतना आप देख लीजिए, है ना। अब आगे बढ़ेंगे अपन। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। अब अपना अगला जो टॉपिक आने वाला है वो है मेथड्स ऑफ चार्जिंग। तो अब अपन पढ़ने वाले हैं किसी बॉडी को चार्ज कैसे करते हैं, ठीक है। अब इससे आपको चार्ज के बारे में काफी नॉलेज मिलेगी। चलो, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। अब जैसे अपन ने पढ़ा है ना चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, अब ये कैसे होता है, देखो कोई किसी बॉडी को फ्रिक्शन की मदद से कैसे चार्ज कर सकते हैं। जैसे अपन नहीं करते थे बालों में स्केल को रब करते थे, तो स्केल पे जो चार्ज आता था ना वो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन से आता था, फिर वो क्या करती थी कागज को अट्रैक्ट करती थी, तो वो होता था। अगर उतनी बात करूं, वो बात की बात है कि भाई वो कागज उससे अट्रैक्ट हो रहा है, वो बात की बात है। लेकिन जितना अपन घिसते हैं ना जितनी देर, तब जो ट्रांसफर होता है बालों से स्केल पे, वो फ्रिक्शन वाला पार्ट होता है, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। द प्रोसेस इन विच इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। तो चार्ज कैसे बनता है भाई, इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर से चार्ज आता है, ठीक है। तो भाई इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर होने से जो चार्ज आता है वो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन होता है। इलेक्ट्रॉन्स मान लो इनिशियल ये ग्लास रॉड है और एक सिल्क क्लॉथ है और दोनों पे इनिशियली चार्ज 0 है। इसमें क्या होता है, एक इस वाली मेथड में एक कोई एक बॉडी लूज करती है इलेक्ट्रॉन और दूसरी बॉडी इलेक्ट्रॉन्स का गेन करती है, ठीक है। वन ऑफ द कोई सी भी इलेक्ट्रॉन लूज करेगी या कोई सी भी दूसरी गेन करेगी। वन लूजेस एंड वन गेन्स इलेक्ट्रॉन्स। तो मान लेते हैं अपन यहाँ पे ये मान लेते हैं, अपने को तो यहाँ से मेथड पढ़नी है, तो अपन ये मान के चल लेते हैं, लेट कर लिया इस वाले ने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करा, तो इसने अगर इलेक्ट्रॉन्स को लूज करा तो मान लो इस पे जो भी चार्ज था, ऐसा नहीं है, देखो जीरो चार्ज का मतलब ये नहीं होता कि उसके पास कुछ भी नहीं है, उसके पास चार्ज जरूर है, पर जितना नेगेटिव है उतना ही पॉजिटिव है, जब भी मैंने जीरो लिखा है। अब आप वरना सोचो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने से चार्ज कहां से आ गया, चार्ज तो है नहीं, इलेक्ट्रॉन्स कहां से ट्रांसफर हो गया, इसके बाद प्लस कहां से आ गया, माइनस कहां से आ गया। इस चार्ज जीरो लिखा है मतलब उतना, इसका मतलब ये है कि इस पे जितने पॉजिटिव है उतने ही नेगेटिव है। अब मैंने इसमें से कुछ नेगेटिव निकाल के यहां दे दिए, तो वो जो नंबर था वो अब बदल गया। अब जितने प्लस है उतने माइनस नहीं रहेगा, कुछ अगर माइनस आते चले गए तो यहाँ प्लस की संख्या बढ़ गई, तो प्लस की संख्या बढ़ गई तो वो दिखने लगे प्लस। अब मेरे को समझ में आएगा कि भाई जीरो नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा प्लस चार्ज आएगा, क्योंकि पहले का तो दोनों बैलेंस थे, जितने प्लस थे उतने माइनस, अब माइनस कुछ चले गए तो प्लस बच गए। और इस पे क्या थे, इस पे जितने माइनस थे उतने प्लस थे, अब इसमें माइनस की संख्या बढ़ गई क्योंकि माइनस यहाँ से यहाँ आ गए तो माइनस दिखने लगे। अब समझ गए ये बात यहाँ पे। अब इसको मैंने क्या करा, इलेक्ट्रॉन्स, अभी इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर कब हुआ, रब करने से इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ ट्रांसफर हुआ, ठीक है। मैंने रब करा, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हुआ, इस तरह से देखो दोनों पे चार्जेस आ गए। बस अपने को इतना जानना है इसके बारे में, मतलब इतना अपन अभी समझ सकते, इतना है ना, इस मेथड में इतना ही है, ठीक है। टोटल चार्ज कंजर्व रहता है, देखो यहाँ पे टोटल पूरा मिला के चार्ज जीरो था, सिस्टम का देखना रहता है, सिस्टम है दोनों का मिला के, और इधर दोनों का मिला के चार्ज जीरो है। 4 प्लस के 4 माइनस के, है ना, कट जाएंगे 4, है ना, 1 माइनस से 1 माइनस, 1 प्लस से 1 माइनस, दूसरे प्लस से दूसरा, मतलब टोटल समझ जाओ ना, इतना तो कंजर्व रहेगा। आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है जी। चार्जिंग बाय कंडक्शन इज द सेकंड मेथड। अब किसी बॉडी को हम कंडक्शन से, कंडक्शन समझते हो, टच करा के कैसे चार्ज कर सकते हैं, ठीक है, ध्यान समझना, है ना। किसी बॉडी को कंडक्शन से कैसे चार्ज करा जा सकता है। अ चार्ज्ड बॉडी ट्रांसफर्स चार्ज टू अ न्यूट्रल बॉडी बाय डायरेक्ट कांटेक्ट। एक इसमें क्या रहना होता है, एक न्यूट्रल बॉडी लेनी होती है, न्यूट्रल जिसपे नेट चार्ज जीरो हो, और दूसरी लेनी होती है चार्ज्ड बॉडी, हमेशा याद रखना। और जो बॉडी होनी चाहिए कंडक्टर होनी चाहिए, कि भाई टच करूं मैं तो चार्ज का ट्रांसफर हो पाए, है ना। कंडक्टर्स होते हैं ना जो चार्ज को ट्रांसफर करने देंगे। एक न्यूट्रल होगी, देखो इसमें नेट चार्ज जीरो है, प्लस प्लस माइनस माइनस, नेट चार्ज जीरो है, इस पे चारों प्लस है, तो इस पे मान लो प्लस 4 का चार्ज है, जिसको ना मैंने बोला ना, अगर एक प्लस को मैं ई मान लू पॉजिटिव अपना जो चार्ज होता है, तो मैंने उस पूरे को मिला के चार्ज को पूरे को मिला के मैंने क्यू कह दिया कि 4 प्लस मिला के क्यू का चार्ज बना रहे, क्यू अमाउंट का चार्ज बना रहे, ठीक है। इस पे तो जीरो है। अब
अगर देखो ये अपना वही वाला कंसेप्ट लग गया जो मैंने आपको इसके पहले समझा कि अगर आइडेंटिकल है और आइडेंटिकल बॉडीज को मैं टच कर रहा हूं तो हर एक पे मीन ऑफ चार्ज आ जाता है, मीन वाला चार्ज। तो मैंने मीन निकाला इन दोनों का, तो इस पे तो 0 है, तो टोटल कितना चार्ज आ गया 0 प्लस क्यू, 0 प्लस बड़ा वाला क्यू डिवाइडेड बाय 2, तो कितना होगा हर एक पे q बाय 2 जितना चार्ज आ गया। आई होप आप समझ गए होंगे, q बाय 2 उस पे q बाय 2 उस पे। अब अगर ये पूरा 4 प्लस 4 क्यू बना रहे हैं तो q बाय 2 दो दोनों पे आ जाएंगे, आधा आधा हो गया ना, चार बढ़ गया ना, हाफ हाफ, दो आ गए चार दोनों पे प्लस प्लस के। और नॉन आइडेंटिकल के लिए अगर आपको निकालना हो ना कि दोनों पे कितना कितना चार्ज आएगा, तो वही अपने दो फॉर्मूले इसके अपने बात करेंगे, है ना, कि भाई पहले तो इस पे अगर 0 था, उस पे दूसरी वाली पे कुछ चार्ज था, दूसरी वाली पे कुछ, दूसरे वाला बॉडी पे कुछ चार्ज है, तो हर एक पे निकालने के लिए वही दो फॉर्मूले यूज होंगे जो मैंने आपको की पॉइंट्स में बताए थे, दो फॉर्मूले फॉर नॉन आइडेंटिकल बॉडीज। तो ये था अपना दो, अभी और मेथड बची है, ठीक है, ये देख लीजिए। ओके सो आगे बढ़ते हैं, अपनी जो लास्ट है चार्जिंग की मेथड वो है चार्जिंग बाय इंडक्शन। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब हम स्केल को रब करते हैं तो क्या होता है कि स्केल को रब करने से चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन होता है, और स्केल पे और बाल पे चार्जेस ट्रांसफर हो जाते हैं, मतलब है ना, जैसे मैंने आपको समझाया दोनों पे कुछ ना कुछ चार्ज आ जाएगा। अब मतलब क्या होगा, चार्ज एक वन गेन पॉजिटिव वन गेन नेगेटिव वो सब अपन ने पढ़ लिया, बट कहने का मतलब स्केल पे कुछ चार्ज आ चुका है, ठीक है, अपन ने जैसे स्केल को रख किया। अब जो कागज जो अट्रैक्ट होते हैं ना, एक तो लग गई चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, जो अपन ने स्केल को रब करा तो स्केल पे जो चार्ज आया वो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन से आया। और अब दूसरी बात क्या होगी पता है, जब चार्जिंग बाय फ्रिक्शन हो गया, अब जो कागज अट्रैक्ट होंगे वो चार्जिंग बाय इंडक्शन से होते हैं, जो अपन अभी पढ़ने वाले हैं। चार्जिंग बाय इंडक्शन क्या होती है कि इसमें अपन डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं करते हैं, कागज के बस अपन पास ले जाते हैं उसको, डायरेक्ट कांटेक्ट कभी नहीं करते हैं, फिर भी उसमें कागज चिपक जाता है। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज व्हेन रॉड अप्रोचेस न्यूट्रल स्फीयर। अब समझो, मैं समझाता हूँ ये रॉड और न्यूट्रल स्फीयर के एग्जांपल से। मान लो इस न्यूट्रल स्फीयर पे 3 प्लस है और 3 माइनस है, तो न्यूट्रल है ये। अब मैंने क्या करा, नेगेटिव रॉड को इसके पास ले आया। अब नेगेटिव रॉड क्या करेगी, इसके सारे पॉजिटिव आयन, मतलब इसको सिर्फ पास लाया, देखो टच नहीं कराया, कंडक्शन हो जाएगा वो तो प्लस के प्लस प्लस सारे क्या हो जाएंगे, रॉड की तरफ अट्रैक्ट होंगे, लाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, लाइक चार्जेस रिपल ईच अदर। तो पॉजिटिव चार्जेस अगर इसके पास लगाए सारे के सारे, तो नेगेटिव दूर हो गए। पता है अब यहाँ पे पता है मैं क्या कर रहा हूँ, मैं स्फीयर को न्यूट्रल से पॉजिटिवली चार्ज बना रहा हूँ बाय इंडक्शन, इंडक्शन को समझने के लिए। अब यहाँ पे वो एग्जांपल ले रहे हैं, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ गए, नेगेटिव वहां गए। अब मान लो मुझे इसको पॉजिटिव चार्ज बनाना है, तो इससे क्या फायदा हुआ इंडक्शन से, इंडक्शन से नेगेटिव चार्जेस एक साइड हो गए और पॉजिटिव एक साइड हो गए, तो नेगेटिव हटा सकते हैं अपन। तो मैंने नेगेटिव की तरफ वायर जोड़ के उसको ग्राउंड में भेज दिया, है ना, उसको अर्थिंग करके मैंने उसको अर्थ में डाल दिया, मतलब अब उसको मैंने डिस्ट्रॉय कर दिया, वो नेगेटिव चार्ज को इधर से हटा दिया, डिस्ट्रॉय तो नहीं, हटा दिया यहाँ से, ठीक है, हटा दिया। तो पूरे स्फीयर पे से पॉजिटिव चार्ज होता, मैंने नेगेटिव को अलग हो गया ना, जब तो मैं इसको ग्राउंड पर पाया, अगर मिक्स होते तो ग्राउंड नहीं कर पाता, अलग हो गया ना इंडक्शन से, इंडक्शन से फायदा हुआ मुझे। तो मैंने कहा नेगेटिव वाले सब ग्राउंड में डाल दिए, तो फोर्थ स्टेप में क्या हुआ, इधर से पॉजिटिव बचे। अब जैसे ही मैं रॉड ने पकड़ के रखा है पॉजिटिव चार्जेस को, जैसे ही मैं रॉड को हटाऊंगा ना, पॉजिटिव चार्जेस फैल जाएंगे, सो वी गेट अ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर। तो इंडक्शन कैसे काम करता है भाई, से पास ले जाओ, चार्जेस रिडिस्ट्रीब्यूट होंगे एज द रॉड अप्रोचेस न्यूट्रल स्फीयर, न्यूट्रल स्फीयर पे देखो चार्जेस रिडिस्ट्रीब्यूट हो गए, प्लस इधर आ गया, माइनस उधर चला गया। दिस इज द पावर ऑफ इंडक्शन। अब देखो अब स्केल वाली बात करते हैं, स्केल पे आ गया कोई चार्ज, मान लेट अस से स्केल पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब देखो कोई सा भी चार्ज है स्केल पे, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो कागज है वो न्यूट्रल बॉडी है, कागज पे जितने पॉजिटिव होंगे उतने नेगेटिव होंगे, कागज न्यूट्रल है, ठीक है, कागज एकदम न्यूट्रल है, ऐसा मान लो, कागज मान लो क्या मतलब कागज तो न्यूट्रल ही होगा ना, तो कागज जो न्यूट्रल है तो क्या होगा, स्केल पे लेकिन कुछ चार्ज आएगा, क्योंकि मैंने चार्जिंग में फ्रिक्शन यूज किया, वहां पे मैंने घिस घिस के उस पर चार्ज ले आया, लेकिन कागज को मैंने कहीं नहीं घिसा, तो कागज पे तो कोई चार्ज होंगे नहीं। अब क्या होगा देखो सबसे पहले उस पे जो चार्ज आ रहा है स्केल पे, और कागज की जो मान लो लेटेस्ट से मान लेते कागज पे पॉजिटिव चार्ज आ गए, तो स्केल जो अपना उस कागज कह रहा हूं सॉरी, स्केल पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है, और कागज पे क्या होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है, तो स्केल के पॉजिटिव चार्ज से कागज के नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि चार्ज तो उसमें है लेकिन दोनों संख्या बराबर है, जब भी न्यूट्रल है कागज। लेकिन कागज के अब ऐसे होगा ना, कागज क्या है, ये कागज है, कागज न्यूट्रल है, और ये मान लो मेरी स्केल है ना, यही तो एग्जांपल है, स्केल न्यूट्रल मान लो, चलो अब मान लेते स्केल हमारे नेगेटिवली चार्ज हो गई, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, हम मान सकते हैं स्केल पॉजिटिव हुई या नेगेटिव, मान लेते स्केल नेगेटिवली चार्ज हो गई, मेरा घिसा, अब इतना समझो स्केल नेगेटिव चार्ज हो गई, नेगेटिव चार्ज होने के बाद पॉजिटिव अलग हो गया कागज के, मैं स्केल को पास लेके गया, इंडक्शन हुआ, है ना, पहले चार्जिंग बाय फ्रिक्शन फिर चार्जिंग बाय इंडक्शन, तो कागज के पॉजिटिव एक साइड आ गए, नेगेटिव एक साइड आ गए, और कागज के पॉजिटिव वाले इससे अट्रैक्ट होने लगे, कागज के अगर पॉजिटिव चार्ज से अट्रैक्ट होने लगा तो कागज इसके तरफ अट्रैक्ट होने लगा। भाई अगर कागज का चार्ज, कागज इस पे अट्रैक्ट हुआ, कागज के अगर पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट होंगे तो मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं कागज में वजन ही कितना है, कागज भी पूरा अट्रैक्ट हो जाएगा, कागज के चार्जेस खिंच के चल रहे हैं तो कागज पूरा खिंच जाएगा उसकी तरफ। तो ये होता है चार्जिंग बाय इंडक्शन, है ना।
नोट कर लीजिए। अब हम पढ़ेंगे गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। ओके सो आगे चलते हैं और पढ़ते हैं गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप को। ठीक है, अब गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप ना कंडक्शन से भी काम कर सकता है, इंडक्शन से भी काम कर सकता है, और इसके बारे में जितनी नॉलेज आपको होनी चाहिए पेपर के लिए ओरिएंटेड मैं आपको सब बता देता हूँ। ठीक है, डिवाइस यूज टू डिटेक्ट प्रेजेंस ऑफ चार्ज ऑन अ बॉडी। देखो अब हम कैसे डिटेक्ट करेंगे चार्ज ऑन अ बॉडी को। अब चार्ज ऑन अ बॉडी को डिटेक्ट करने के लिए देखो सबसे पहले गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप का कुछ इस तरह अरेंजमेंट होता है। यहाँ पे मैंने बार बार लेबलिंग नहीं करी है, अब एक जगह मैंने कर दी है। ठीक है, ब्रास डिस्क होती है यहाँ पे, ये अपना इंसुलेटर प्लग होता है ना, ये सारी इसकी लिखी हुई है। ठीक है, ब्रास और गोल्ड लीफ ये सब लिखा हुआ है। अब सबसे पहले अपन करते हैं गोल्ड लीफ हमारी कंडक्शन से कैसे काम करती है, और नीचे मैंने लिखा है कि ये इंडक्शन से कैसे काम करेगी। तो मैंने दोनों लिखा कि कंडक्शन से और इंडक्शन से दोनों से अपन काम करवा सकते हैं। देखो सबसे पहले मान लो मेरी ये जो मेरा गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप है ना, ये ऑलरेडी न्यूट्रल है मान लो, और हमको ये जो डिटरमाइन वाली बात है ना कि हम डिटरमाइन कर सकते हैं हमारी बॉडी पे कोई चार्ज है कि नहीं, है ना, तो वो हम यहाँ से देखो पता लगा सकते हैं कि देखो सबसे पहले मैंने अगर एक नेगेटिवली चार्ज बॉडी को टच कराया, ठीक है, नेगेटिवली चार्ज बॉडी को मैंने मान लो उसमें -q चार्ज है, मैंने टच कराया क्योंकि पहले हम कंडक्शन से पढ़ रहे हैं, तो क्या होगा जैसे ही मैं इसको टच कराऊंगा ये तो न्यूट्रल है, तो इसका जो ब्रास वाला ये नीचे पूरा सेटअप है, नीचे पूरा सेटअप न्यूट्रल है, तो इसका नेगेटिव चार्ज पूरा नीचे आएगा। टच करा दिया ना, पूरा चार्ज ट्रांसफर हो जाते हैं टच कराने से, तो चार्ज पूरा नीचे आएगा, और दोनों की दोनों गोल्ड लीफ पे अब नेगेटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि पूरा नेगेटिव चार्ज इस रॉड का नीचे आ गया, और दोनों पे अगर नेगेटिव चार्ज आ गया तो दूर हो जाएगी, रिपल्सन हो जाएगा क्योंकि सेम चार्ज आ गया। वहीं अगर लेटस से मान लो कि ये जो सेटअप है ना ये ऑलरेडी चार्ज होता, मान लो लीव्स के पास अपना ही एक चार्ज होता, मान लो ऑलरेडी चार्ज होता, तो क्या होता, मान लो ये जो मेरी लीव्स है ना ऑलरेडी नेगेटिवली चार्ज है, ऑलरेडी चार्ज मतलब लीफ पे लाल लाल मतलब लाल है ना जो पहले से ही है, तो लीफ यहाँ में ऑलरेडी चार्ज है, और ब्लू यानी जो मैं लेके आया चार्ज को तो ऑलरेडी नेगेटिवली चार्ज थी। अब मैंने टच कराया तो कुछ पॉजिटिव चार्ज भी आ गए। अब क्या हुआ, ये वाला पॉजिटिव इस नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, एक ब्लू पॉजिटिव एक रेड नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, एक ब्लू पॉजिटिव दूसरे रेड नेगेटिव, मतलब कुल मिला के अपोजिट चार्जेस तो आ ही गए नीचे क्योंकि कुछ नेगेटिव थे कुछ पॉजिटिव ऊपर से आ गए, नेगेटिव पहले से थे ऑलरेडी। ये मैंने मान लिया कि ऑलरेडी कुछ चार्ज नहीं है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप के पास, ये मैंने मान लिया गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, मैंने शॉर्ट में बनाया फिगर, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप के पास है उसके जो मेन पार्ट है मैंने उतना बनाया कि उसके पास पहले से ही कुछ चार्ज है। अगर ये कंडीशन हो तो अगर इसमें पहले से ही कुछ चार्ज है ना गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप के पास, तो क्या होगा, अगर नेगेटिव चार्ज पहले से पॉजिटिव भी आ गया तो अनलाइक चार्जेस आ गए तो अट्रैक्शन होगा। ठीक है, और अगर मान लो ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज में ले आया, टच कराया मैंने इसको, है ना, टच कराया, ठीक है, मैंने इसको टच कराया पूरा, तो नेगेटिव चार्ज इस पे और आ जाएंगे, और पहले नेगेटिव चार्ज थे और नेगेटिव चार्ज आ गए तो रिपल्शन होगा, समझ रहे हो, तो ये था ऑलरेडी चार्ज। अब ये मैंने पढ़ा कंडक्शन से पूरा, अब यही सारी चीजें अपन इंडक्शन से पढ़ते हैं। मान लो वही गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप है, मैंने क्या कहा, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप ये वाला न्यूट्रल का केस है, मान लो पहले से न्यूट्रल है, और मैंने क्या कहा पॉजिटिव रॉड को ले आया, अब इंडक्शन हो रहा है, ठीक है, टच नहीं करूंगा, मैंने यहाँ पर टच नहीं करा, दूर रखा है, देखो यहाँ टच कराया, यहाँ पे क्या होगा, सारा का सारा इसका जो नेगेटिव चार्ज है ये न्यूट्रल है, लेकिन जितने पॉजिटिव उतना नेगेटिव है, लेकिन अगर बाहर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो इसकी जो नेगेटिव चार्ज जिनका असर खत्म हो चुका है क्योंकि न्यूट्रल हो चुका है, लेकिन नेगेटिव चार्ज अब अट्रैक्ट होने लगेंगे, इसलिए चार्ज तो है ना भाई ऑलरेडी न्यूट्रल है, मतलब इसका मतलब ये नहीं होता कि चार्ज नहीं है, चार्ज सेम अमाउंट में, जितना पॉजिटिव है उतना नेगेटिव है, जब ही वो न्यूट्रल है। अब क्या होगा, इसका नेगेटिव चार्ज पूरा यहाँ अट्रैक्ट होगा कि बाहर में पॉजिटिव मीडियम को ले रहा हूँ, नेगेटिव चार्ज पूरा इसका अट्रैक्ट हो जाएगा। अब इसका अगर नेगेटिव चार्ज पूरा यहाँ अट्रैक्ट होगा तो इसका जो पॉजिटिव चार्ज है ये न्यूट्रल है, कुछ नेगेटिव होगा कुछ पॉजिटिव होगा, तो अब जो ऊपर क्या होगा, माइनस की संख्या बढ़ गई, गोल्ड लीफ के ऊपर वाले हिस्से पे गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप ऊपर माइनस चला गया, इसके पास अट्रैक्ट हो गए, तो नीचे क्या होगा, ऑटोमेटिकली पॉजिटिव बचेंगे, तो गोल्ड लीफ के पास पॉजिटिव चार्ज बचेंगे। और ऐसे समझ सकते हो आप कि जितने भी सिस्टम का नेगेटिव चार्ज है वो ऊपर चला जाएगा गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप का, और जितना भी पॉजिटिव चार्ज बचेगा वो नीचे बचेगा, और हम कह सकते हैं कि लीव्स के पास भी पॉजिटिव चार्ज बच जाएगा, तो दोनों लीव्स पे सेम चार्ज आ गया, क्योंकि जितना नेगेटिव था वो तो ऊपर चला गया, बचा एक पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज दोनों पे आ गया, तो रिपल्सन हो गया, ये हो गया। अब मान लो ये इंडक्शन पढ़ते हैं ऑलरेडी चार्ज के लिए, ठीक है, अगर मान लो ये अब मैंने पता है आपको हर एक के लिए कंडीशन जस्टिफाई कर रखी है, कौन सी रॉड, यहाँ में पॉजिटिव रॉड लाया, यहाँ में नेगेटिव रॉड लाया, तो मैंने कुछ सेटअप को चेंज करा है ताकि मैं आपको इजीली समझा पाऊं। मैंने यहाँ पे पॉजिटिव रॉड को लिया, यहाँ पे मैंने पॉजिटिव को यहाँ नेगेटिव को लेके आया, तो आपको तो बस जितनी नॉलेज होनी चाहिए जो मैं बता रहा हूँ उतना आप समझ लीजिए, इससे एमसीक्यू है, कुछ भी छोटी मोटी चीजें तो आप कर लेंगे, ठीक है, अच्छे से समझ लेंगे। अब देखो यहाँ पे मैंने सेटअप को थोड़ा आसान बनाया, मैंने क्या करा, ऑलरेडी चार्ज है तो मैंने बोल दिया ऑलरेडी चार्ज है ना भाई, ठीक है, तो हम नेगेटिव चार्ज दे देते हैं, ऑलरेडी चार्ज है तो हमने नेगेटिव चार्ज बोल दिया, भाई कोई सा भी हो सकता है, हमने बोला नेगेटिवली चार्ज है। अब नेगेटिवली चार्ज है और मैंने क्या करा, इसके पास से एक पॉजिटिव रॉड को लिया, सिर्फ लेके आया वो पास, टच नहीं करा, तो जितना भी नेगेटिव चार्ज है, और मैंने यहाँ पे लेट कर लिया इसको आसानी से समझने के लिए कि ऑलरेडी ये पूरे सेटअप पे ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है, कोई पॉजिटिव चार्ज है नहीं, ठीक है, सिर्फ नेगेटिव। अरे देखो ना यहाँ मैं उसको न्यूट्रल तो कह नहीं रहा हूँ,
यहाँ मैं इसको न्यूट्रल तो कह नहीं रहा हूँ, तो मैं मन से कुछ भी चार्ज ले सकता हूँ, ऐसा जरूरी थोड़ी जितना नेगेटिव तुम बोल रहे हो नेगेटिव चार्ज है तो उतना ही पॉजिटिव भी होना चाहिए। नहीं, हम तो कह ही नहीं रहे न्यूट्रल है, हम तो कह रहे नेगेटिव चार्ज है। अब नेगेटिव चार्ज सिर्फ है, मान लो इस पूरे में मिला के माइनस क्यू का चार्ज है, तो उस पर फिर जरूरी थोड़ी पॉजिटिव भी हो, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ सिर्फ नेगेटिव चार्ज है, इस पे हो सकता है, क्योंकि मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि भाई न्यूट्रल है, न्यूट्रल पे दोनों होने चाहिए ना, यहाँ तो एक भी चलेगा, तो सिर्फ नेगेटिव चार्ज आ गया। और जितना भी नेगेटिव चार्ज है ऊपर पॉजिटिव आ गया, रॉड मैंने पास ले आया रॉड को, तो नेगेटिव पूरा ऊपर चला गया, नेगेटिव पूरा ऊपर चला गया। इस नेगेटिव के कारण पूरी रॉड में नेगेटिव चार्ज फैला हुआ था, तो दोनों लीव्स पे भी नेगेटिव था, दोनों लीव्स पे नेगेटिव था, तो सेम चार्ज था। दोनों लीव्स क्या थी, दूर दूर थी, रिपल्सन हो रखा था। लेकिन अब क्या हो गया, सारा नेगेटिव चार्ज ऊपर चला गया। तो ऐसा था भाई पहले सारा नेगेटिव चार्ज है, दोनों लीव दूर दूर है, भाई नेगेटिव चार्ज है, टेंशन है, पूरा दूर दूर थे, रिपल्सन चालू था। अब जैसे ही सारा नेगेटिव चार्ज ऊपर चला गया, चलो टेंशन खत्म हो गया, दोनों रॉड पास में आ गए, नॉर्मल कंडीशन हो गई भाई, क्योंकि सारा चार्ज तो ऊपर चला गया ना। अब आएगा रिपल्सन, अब पास आ गई। अब देखो दूसरे केस में मैंने मान लिया यहाँ पे भी देखो सेम, पूरी रॉड पे नेगेटिव चार्ज है और मैं नेगेटिव रॉड को ले आया पास में, तो क्यों कर नेगेटिव, भाई अनलाइक चार्जेस तो रिपल होते हैं, भाई हमको नहीं जाना नेगेटिव के पास, सारा नेगेटिव चार्ज नीचे आ गया और इस पे सेम चार्जेस आ गए। अब हाँ ये आप कह सकते हो कि ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है, ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज था तो पहले से तो रिपल्शन था ही था। अब क्या होगा, अब अगर थोड़ा फैला भी हुआ था नेगेटिव चार्ज, तो वो नेगेटिव चार्ज भी पूरा लीफ के पास आ गया, क्योंकि लीफ सबसे नीचे होती है यहाँ पे, तो उसको दूर अगर होना है तो सबसे नीचे जाएगा चार्ज, अगर रिपल्शन होना है तो ये चार्ज दूर से दूर जाना चाहेगा, नीचे जो इस पे ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है वो दूर से दूर जाना चाहेगा, तो लीफ के पास आ जाएगा। तो यहाँ पे लीफ के पास नेगेटिव चार्ज की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, तो और दूर हो जाएंगे, पहले दूर थे तो और दूर हो जाएंगे। तो ये था गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। ये क्या होता है, यूज होता है किसी भी चार्ज को डिटेक्ट करने के लिए। क्यों क्यों क्योंकि देख रहे हो इस वाले पे रॉड पे कोई चार्ज है। अब हमको ये कभी भी ये ना ये वाला सेटअप कभी भी ये नहीं बताता कि हमारी बॉडी पे कौन सा चार्ज है। जैसे मैं यहाँ पे नेगेटिव रॉड को लेके आया, तो नेगेटिव रॉड से क्या होगा, पूरा नेगेटिव चार्ज अंदर चला जाएगा और ये दोनों लीफ दूर हो जाएगी, जिससे पता चलेगा कि इस पे कुछ ना कुछ चार्ज तो था। लेकिन ये नहीं बताएगा कि उस रॉड पे कौन सा चार्ज था, क्योंकि अगर इस पे पॉजिटिव होता तो भी ये दूर होती, क्योंकि पूरे पे पॉजिटिव आ जाता। यहाँ पे ये वाला जो एप्लीकेशन मैंने बताई ना कि डिटेक्ट करता है, वो आप न्यूट्रल वाले से समझो, वो इजी रहेगा। न्यूट्रल वाले समझो, मैंने एप्लीकेशन बताई। तो आप कंडक्शन से समझना चाहो तो पूरा पॉजिटिव चार्ज अगर इसमें होता तो पूरा पॉजिटिव यहाँ आ जाता, तो आप ये थोड़ी बता पाओगे कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, क्योंकि पॉजिटिव होता तो भी दूर हो जाती दोनों, और नेगेटिव है तो भी दोनों दूर हो जा रही है, तो रिजल्ट तो सेम ही मिल रहा है ना। तो ये है, बाकी इंडक्शन से भी समझते तो भी वही बात थी कि भाई नहीं ऑलरेडी पूरे पे न्यूट्रल है। अब अगर आप इसको पास लेके आओगे तो भी ये दूर होगी, कि अगर मान लो यहाँ आप नेगेटिव वाला लेके आओगे, अगर यहाँ आप नेगेटिव वाला लेके आओगे तो भी ऊपर सारे पॉजिटिव बढ़ जाएंगे, और नीचे नेगेटिव नेगेटिव रहेंगे तो भी दूर हो जाएगी। और नेगेटिव यहाँ पे अगर पॉजिटिव लेके आए तो नीचे पॉजिटिव पॉजिटिव आ गए, है ना। इन शॉर्ट दोनों का रिजल्ट सेम ही आएगा। अगर यहाँ पे नेगेटिव रॉड लेके आते आप तो पूरा पॉजिटिव ऊपर चला जाता और नीचे नेगेटिव के कारण रिपल्शन हो जाता, और अभी पॉजिटिव के कारण रिपल्शन हो रहा है। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना, रिजल्ट सेम ही आएगा, बट आप कभी भी ये नहीं बता पाओगे कि आपकी बॉडी का चार्ज कौन सा है, बट डिटेक्ट कर सकते हो कि कुछ ना कुछ चार्ज तो है। तो ये होगा गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है, कुछ की पॉइंट्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले जो रिपल्शन होता है ना, ये हमेशा देखो एमसीक्यू असर्शन रीजन वगैरह में काम आता है। ये देखो रिपल्शन जो होता है ना, वो ऐसी दो बॉडीज के बीच में हमेशा काम करता है जो चार्ज दो, है ना। दोनों बॉडीज का अपोजिट, दोनों बॉडीज का सेम तरीके से चार्ज होना जरूरी है। या तो दोनों पॉजिटिव होगी या तो दोनों नेगेटिव होगी, तभी रिपल्शन होगा। ऐसा नहीं कि तुमने एक चार्ज लिया एक न्यूट्रल बॉडी लिया है, दोनों ही बॉडी चार्ज होनी चाहिए तभी रिपल्शन काम करता है। वही स्लाइड में लिखा है, रिपल्शन इज द ट्रू टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ये श्योर टेस्ट होता है। इसका मतलब क्या होता है, अगर किन्हीं दो बॉडी के बीच में रिपल्शन हो रहा है ना, तो इट इज 100% श्योर दैट कि दोनों ही बॉडी सेम तरीके से चार्ज होगी। हमको ये तो नहीं दिखता कि दोनों पॉजिटिव है कि दोनों नेगेटिव है, बट हाँ ये श्योर है कि दोनों ही बॉडी चार्ज होगी। ऐसा नहीं कि कोई एक बॉडी अनचार्ज होगी, दोनों ही बॉडी 100% चार्ज होगी। अब वो भी सेम तरीके से, दोनों पे सेम चार्ज होगा, सेम नेचर का चार्ज होगा, जब तो क्या हो रहा है उनमें रिपल्शन, जिसमें जब उनमें रिपल्शन आ रहा है, क्योंकि सेम चार्ज रिपल करते हैं। अब देखो अट्रैक्शन जो होता है ना, वो दो अपोजिट चार्ज बॉडी के बीच में तो होता है ना, दो अपोजिटली चार्ज, तो सबको पता है। लेकिन ये भी एक बात होती है कि चार्ज और एक न्यूट्रल बॉडी के बीच में भी होता है। यानी एक चार्ज बॉडी के साथ में न्यूट्रल बॉडी को ले आऊं ना, तो हमेशा अट्रैक्शन ही होगा। न्यूट्रल बॉडी को हमेशा अट्रैक्ट ही करेगी, चार्ज बॉडी कभी रिपल नहीं करेगी। क्यों? उसमें इंडक्शन होता है। कल पढ़ा था, मतलब आपने इंडक्शन पढ़ा था ना। देखो प्लस क्यू चार्ज की एक मान लो बॉडी है, ठीक है। अब इसके पास में एक न्यूट्रल बॉडी को ले आया, देखो जितने नेगेटिव उतने पॉजिटिव, तो क्या होगा, इंडक्शन होगा। ये पॉजिटिव चार्ज जो है ना, इसके नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, ऑब्वियसली अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अब देखो ये इंडक्शन से क्या हो जाएगा, सारे चार्जेस यहाँ इकट्ठे हो जाएंगे। अपन ने पढ़ा था ना इंडक्शन,
इकट्ठे हो जाएंगे सारे नेगेटिव चार्ज इस साइड। अब सारे नेगेटिव चार्ज अगर इस साइड इकट्ठे हो जाएंगे, रीडिस्ट्रीब्यूशन हो गया चार्ज का, तो क्या होगा, अब पॉजिटिव वाला यहाँ पे इनको अट्रैक्ट करके रखेगा और पॉजिटिव वाला नेगेटिव को, और पॉजिटिव वाले जो इस बॉडी के पॉजिटिव है वो दूर हो जाएंगे क्योंकि इंडक्शन हुआ है। तो क्या होगा, इस पे हल्का सा रिपल्शन भी काम करेगा दूसरी बॉडी पर, वो बहुत कम होगा एज कम्पेयर टू अट्रैक्शन। अट्रैक्टिव फोर्स बहुत ज्यादा होगा, तो हेंस ये वाली बॉडी न्यूट्रल बॉडी को अट्रैक्ट करेगी, कभी रिपल नहीं करेगी। तो नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अब इस चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, विच इज कूलम्स लॉ। अब कूलम्स लॉ जैसे अपन ने 11th में पढ़ा था ना, न्यूटन का जो वो वाला लॉ था, उस तरीके से एक लॉ है जो अपन ने ग्रेविटेशन में पढ़ा था, और उससे थोड़ा मिलता जुलता है। अब ये दो चार्ज बॉडीज के बीच में काम करता है। देखो कैसे अपन पढ़ लेते हैं कूलम्स लॉ को। सबसे पहले कूलम्स लॉ, अब जो कूलम्स लॉ होता है ना, वो क्या करता है, कूलम्स लॉ, तो देखो उसका सेटअप कैसे रहता है। सबसे पहले क्या रहेगा, यहाँ पे दो चार्जेस होंगे हमारे पास। देखो अब ऐसे यहाँ जरूरी नहीं है कि दोनों सेम चार्ज हो, दोनों मतलब हाँ, किन्हीं भी दो चार्ज बॉडीज के बीच में ये फोर्स काम करती है। ऐसा नहीं है कि दोनों सेम चार्ज होनी चाहिए, सेम चार्ज होंगे तो रिपल्सिव फोर्स काम करेगी, अलग चार्ज होंगे तो अट्रैक्टिव। बट ये जो फॉर्मूला है किसी में भी यूज होता है। यहाँ पर ये मान लेते हैं कि दोनों अपोजिट चार्ज है। ये हमारा मान लो एक प्लस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है, अब इधर एक माइनस क्यू चार्ज है ना। किसी के ऐसा नहीं है कि भाई ये दोनों नेगेटिव भी हो सकते हैं और दोनों पॉजिटिव, बस वो रिपल्शन हो जाएगा, और अपोजिट लेंगे तो अट्रैक्शन हो जाएगा, सिंपल। बट हाँ, ये यूनिवर्सल मतलब ये फॉर्मूला सारे चार्जेस में काम आएगा कि भाई सेम हो डिफर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो अब सबसे पहले ये दोनों चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अब इसके कुछ पॉइंट सुनो। ये जो दोनों के बीच में जो फोर्स होगा, पहली बात तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इन दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के। चलो एक काम करो ना, पॉजिटिव नेगेटिव अभी लेना ही क्यों है, वो तो न्यूमेरिकल में लेंगे जब लेना होगा। Q1 Q2 ले लो अभी उसको, मतलब अभी कुछ भी हो सकता है, Q1 Q2 जनरल लेके चलते हैं। तो फोर्स उन दोनों के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। भाई जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना दोनों के बीच में फोर्स होगा, और मोर प्रिसाइजली दोनों के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। तो ये इन दोनों की डिस्टेंस मान लो r है बीच की, सेंटर टू सेंटर की, तो उसके r स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये दो लाइन हो गई। अब मैं दोनों को इनको मिलाऊंगा तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा, है ना। अरे तो मतलब देखो ऐसे हो गया ना, Q1 Q2, ठीक है जी, और नीचे r स्क्वायर, समझ गए। अब आगे क्या होगा, प्रोपोर्शनलिटी हटेगी, कांस्टेंट आएगा K Q1 Q2 बाय r स्क्वायर। जहां पे ये जो K होता है ना, इसको हम लिखते हैं कूलम्स कांस्टेंट, कूलम्स कांस्टेंट। अब और ये पता है कैसे लिखा जाता है, इसको लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये हमारे पास कांस्टेंट होता है, जहां पे जो एप्सिलॉन नॉट होता है ना, एप्सिलॉन नॉट, K तो कूलम्स कांस्टेंट हो गया। जो एप्सिलॉन और कूलम्स कांस्टेंट की वैल्यू भी आप नोट कर लीजिए, न्यूमेरिकल में बहुत काम आती है। जो K होता है ना हमारे पास, वो 9 × 10⁹ इसका वैल्यू होता है। यूनिट देख लो ना K की क्या होगी, न्यूटन। देखो यहां से यूनिट निकाल लो K की यूनिट क्या हो जाएगी, K की यूनिट क्या हो जाएगी, K का फॉर्मूला बना लो Fr² / Q1 Q2, और यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम की पावर -2, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम की पावर -2, ठीक है। ये अपन ने आप यूनिट तो बना ही लेंगे ना, है ना। और एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जो होती है ना, वो होती है 8.85। इसको कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। ये किसी भी जगह की एक प्रॉपर्टी होती है। अब कोई और अगर ये पूरा सेटअप, मान लो ये पूरा सेटअप अभी एयर में रखा हुआ है या फ्री स्पेस में, वैक्यूम में रखा हुआ है, तब ये वाली वैल्यू काम आएगी। अब इस चीज को अगर मैं पानी में डुबा दूं दो चार्जेस को, तो उनके बीच में फोर्स कैसे चेंज होगी, ठीक है। तो वो सारी चीजें जो है मीडियम पे डिपेंडेंट है, वो अपन आगे पढ़ेंगे। पहले आप इतना देख लो, क्योंकि यहाँ पे अभी ये तो अपना जनरल केस है जिसमें एयर में ही है। एयर में होगी तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस लेके जाएगी, कोई मीडियम में होगी तो वहां चेंज होगा। अब वहां एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन आ जाएगा। एप्सिलॉन नॉट तो फ्री स्पेस के लिए, कोई और मीडियम आ गया तो उसकी बात करेंगे आगे, ठीक है। 8.85 × 10⁻12 इसकी वैल्यू होती है। और देखो ना 1/4 पाई तो कांस्टेंट है, तो इसकी जो यूनिट होगी और इसकी यूनिट उल्टी है, दोनों एक दूसरे में, है ना। तो मेरे को एप्सिलॉन नॉट की यूनिट चाहिए, तो मुझे कुछ नहीं करना, बस K की यूनिट को उल्टा करना है। देखो ना, ये तो कांस्टेंट है 1/4 पाई, दोनों की यूनिट उल्टी है ना। तो इसकी यूनिट जो K की है उसको इनवर्स कर दो। न्यूटन अब +1 था -1 हो जाएगा, ये +2 था -2 हो जाएगा, और कूलम +2, है ना। ये क्या बन गई, इसकी यूनिट बन गई। तो ये दोनों की यूनिट लिख लो। ये पूरा पेज काफी इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, इन दोनों के बीच में यहाँ पे अट्रैक्शन, वो तो चलो चार्जेस जो हो उस पर डिपेंड करेगा, अट्रैक्शन होगा कि रिपल्शन। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, वो भी याद रखना, फोर्स तो है ना। अब देखो दूसरी बात सुनो, ये क्या होती है, इसके कुछ की पॉइंट्स सुन लो। ये की पॉइंट्स में तो आप बना के लिख ही सकते हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 इनवर्सली तो इसके प्रोपोर्शनल होता है। ये एक सेंट्रल फोर्स होता है। सेंट्रल फोर्स है दोनों के सेंटर से जो लाइन जा रही है उसके अलोंग काम करेगा, ठीक है। या तो इसी लाइन के अलोंग रिपल्शन होगा,
अगर मान लो ये दोनों चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं तो वो उसके वेक्टर ऐसे ही आएगा, अलोंग द लाइन आएगा। फिर रिपल कर रहे होते तो अलोंग द लाइन ऐसे जा रहा होता, तो वो कुछ भी हो सकता है केस। सेंट्रल फोर्स से लाइन ज्वाइनिंग दोनों के बीच में काम करता है, ठीक है। तो ये इस तरह के इसके कुछ की पॉइंट्स है, वो आप बना के लिख लीजिएगा, ठीक है। ये नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। बाकी है ना वो थ्योरी, बाकी आप एक बार देख लेना, इससे आप बना के लिख लीजिएगा। अपन आगे बढ़ते हैं। आगे मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, आगे अपन देखते हैं कि ये जो अपन फॉर्मूला पढ़ा, जैसे मैंने आपको बताया परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होती है। अगर मैंने इस पूरे सेटअप को कोई मीडियम में डुबा दिया, मान लो इन चार्जेस के बीच का फोर्स हमको कोई और मीडियम में कैलकुलेट करना है। मान लेते हैं मेरे पास ये एक मीडियम है, ये एक मीडियम है, ठीक है। अब इस मीडियम में मैंने क्या करा, अपने दोनों चार्जेस को ले आया। ये मेरे पास Q1 चार्ज है, Q1 चार्ज है, ये रहा अपने पास Q2 चार्ज, और दोनों के बीच की दूरी R है, ठीक है। अब मान लो ये मीडियम है, ये कोई दूसरा, अभी ये फ्री स्पेस में नहीं है, ये दोनों चार्ज कोई और मीडियम में जिसका, अब वो चलो मैं आपको बताता हूं, पहले एक सेकेंड। अब देखो ये कोई दूसरे ऐसे मीडियम में है जिस, अब उसके लिए अपन क्या लिखेंगे, पहले देखो फॉर्मूला लिख लो जनरल, विच इज K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। अब K की वैल्यू खोलो, K मैंने आपको बताया था क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। डालो उसकी K की वैल्यू, Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। अब अगर आप ये ध्यान से देखो तो अब ये क्या है, अगर फ्री स्पेस होती तो मैं एप्सिलॉन नॉट लिखता। एप्सिलॉन नॉट एक जनरल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है जो एयर के लिए होती है, एप्सिलॉन नॉट। अब नॉट नहीं आएगा क्योंकि कोई मीडियम आ गया, अब कोई मीडियम आ गया तो इसके लिए मैं एप्सिलॉन लिखूंगा, सिर्फ एप्सिलॉन नॉट नहीं लिखूंगा, क्योंकि भाई इसकी परमिटिविटी ऑफ मीडियम हो गया ना, तो ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस थोड़ी ना रहा, परमिटिविटी ऑफ मीडियम लिख लो। एप्सिलॉन क्या होगा, परमिटिविटी ऑफ मीडियम हो गई, ठीक है। Q1 Q2 4 पाई एप्सिलॉन R स्क्वायर। क्योंकि आप देखो ना, अब चलो ये तो मेरा जनरल केस था ना, इसको F डैश कह दो, क्योंकि अब मैं चेंज कर रहा हूं, दूसरे मीडियम में लेके आ गया हूं, तो अब एप्सिलॉन लिखूंगा, F डैश आएगा, फोर्स चेंज होगा ना, फोर्स तो चेंज होगा। अब क्या होगा आगे, अब देखो, अब एक जनरल फॉर्मूला देख लो, जो रिलेटिव परमिटिविटी होती है ना, जिसको अपन के से भी डिनोट करते हैं, कापा कहते हैं ना इसको, तो रिलेटिव परमिटिविटी या के जो होता है ना, वो होता है परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए। यानी इसको सिर्फ एप्सिलॉन लिख लो या एप्सिलॉन एम लिख लो। भाई एप्सिलॉन का मतलब भी मैंने क्या बताया, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, छोटा एम लिखोगे तो और अच्छा लगेगा, छोटा एम भी लिख लो नीचे, एक ही बात है, मीडियम के लिए लिख रहे हैं ना भाई हम तो ये हो गया। अब क्या होगा, अगर मुझे यहाँ से एप्सिलॉन एम की वैल्यू चाहिए तो एप्सिलॉन एम को, मतलब ये एक ही बात है, एप्सिलॉन आर, इस पूरे फॉर्मूले के लेफ्ट में आता है एप्सिलॉन आर लिख लो, यानी एप्सिलॉन ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी लिख लो या के लिख लो। अभी हम शॉर्ट में के लेके चलते हैं, के और एप्सिलॉन आर एक ही होता है, याद रखना, ठीक है। यानी रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन में जनरल फ्री स्पेस के रिलेट करके मैंने परमिटिविटी निकाली है, यानी इस मीडियम की परमिटिविटी विद रिस्पेक्ट टू फ्री स्पेस, है ना, एक जनरल तरीके से मैंने नीचे डिवाइड कर दिया। अब यहां से मेरे को एप्सिलॉन एम चाहिए इस फॉर्मूले में पुट करने के लिए, एप्सिलॉन एम की वैल्यू क्या आ जाएगी, के इंटू एप्सिलॉन नॉट आ जाएगी। डालो इसमें, अब के लिख रहे हैं फिलहाल में, एप्सिलॉन आर नहीं लिख रहे हैं, एक ही बात है वो, ठीक है। Q1 Q2 बाय 4 पाई, क्या है भाई वैल्यू डालो, एप्सिलॉन एम क्या है, एप्सिलॉन एम मैं यहाँ पे ब्लैक पेन से लिखता हूँ, थोड़ा ध्यान देखना। एप्सिलॉन एम क्या है मेरा, के टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ठीक। मैंने क्या, चलो आर स्क्वायर तो पहले से ही था, ठीक है। अब क्या होगा, अब इतना पार्ट देखो मेरे पास क्या हो गया। अब अगर मैं इतने पार्ट को आपको दिखाऊं तो Q1 Q2 अपॉन 4 बाय एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, पुराना ही है, देखो ये और ये, इसमें थोड़ा कंपेयर करो, देखो पूरा सेम है, Q1 Q2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, बस डिवाइड में के एक्स्ट्रा आ गया, तो ये मेरा क्या आ गया, और बाकी का पूरा तो मेरा पुराना फोर्स था, एफ डैश क्या आ गया, मेरा पुराना फोर्स अपॉन में के। यानी अगर मैं इस पूरे सेटअप को किसी मीडियम में डाल दूंगा तो इसका फोर्स उस मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी टाइम्स कम हो जाएगा, उस मीडियम के के से डिवाइड हो जाएगा। तो हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर मैं किसी मीडियम में फोर्स को कैलकुलेट कर रहा हूं ना, तो फोर्स के टाइम्स कम हो जाएगा, के डिवाइडेड में आ जाएगा। और ये चीज फ्लक्स के साथ भी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ भी होगी, खैर वो तो आगे के टॉपिक है, पर अभी आप इतना देखो फोर्स कम हो गई, ये आप याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, बहुत इंपॉर्टेंट। देखो अब आगे के टॉपिक्स की तरफ बढ़ेंगे। ओके, सो मैंने एक बार ना कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लिख ली है, ताकि इससे भी छोटा मोटा क्वेश्चन आ जाएगा, आप कर लीजिए एमसीक्यू वगैरह। तो देखो एक्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, तो जैसे अपन ने पढ़ा था ना कि 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में काम करता है, Q1 Q2 है ना, दोनों के बीच की डिस्टेंस आ रहे हैं, तो 2 पॉइंट चार्जेस ही होंगे यहाँ पे, बड़े चार्जेस किसे, पॉइंट चार्जेस, छोटे एकदम पॉइंट साइज, ठीक है। अब देखो हमेशा क्या होता है ना
कि जो मॉड है F12 वेक्टर इज इक्वल टू F21 वेक्टर का मतलब क्या है, जो F पहले वाले पे लगेगा ड्यू टू दूसरा वाला उसको कहेंगे F12 वेक्टर, पहले पे जो लगेगा ड्यू टू दूसरा वाला तो वो होता है। तो जो इस पे फोर्स काम करेगा ड्यू टू दूसरा वाला और जो इस पे फोर्स काम करेगा ड्यू टू पहला वाला, वो दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होगा। उसमें कोई शक नहीं है कि दोनों की डायरेक्शन जरूर अपोजिट होगी, ठीक है, एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन। क्यों? अगर आप मान लो ये दोनों चार्जेस अपोजिट है तो अगर रिपल्शन भी हो यहाँ पे तो देखो ये राइट जा रहा है ये लेफ्ट जा रहा है, राइट, मतलब देखो ये राइट जा रहा है ये लेफ्ट जा रहा है, अपोजिट हो गए। अगर मान लो दूसरा केस दोनों रिपल्शन भी कर रहे होते तो भी ये लेफ्ट जा रहा है वो राइट जा रहा है, तो मतलब है तो दोनों अपोजिट ही, वो कैसे भी जाए, और मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहेगा कि भाई दोनों। और पता है ये मैग्नीट्यूड सेम की कहानी बहुत प्यारी है, देखो F(q1) हमको पता है k(q1 q2 by r², तो ऐसा नहीं कि भाई एक कोई चार्जेस का क्या नेचर है, मतलब है ना कौन सा चार्ज ज्यादा है कौन सा चार्ज कम है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। जो पहला चार्ज दूसरे चार्ज पे फोर्स लगाएगा उतने ही मैग्नीट्यूड का फोर्स दूसरा चार्ज पहले चार्ज पे लगाएगा। क्यों? क्योंकि फॉर्मूले से देखो k कांस्टेंट है, r² दोनों के बीच की दूरी है जो वही रहेगी, ठीक है, Q1 Q2 दोनों साथ में है, प्रोडक्ट है। तो देखो अगर मैं इस वाले के लिए फोर्स कैलकुलेट करूंगा कि ये उस पे कितना लगा रहा है, तो ये तो कलेक्टिव प्रॉपर्टी हो गई ना एक तरह से, k और r² को तो छोड़ो, वो तो जो है वही रहेंगे। लेकिन अगर मैं 1 के लिए निकालूंगा तो भी मुझे Q2 वाला चार्ज भी तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और वही Q2 के लिए निकालूंगा तो वही सेम तरीके से मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा, है ना। क्योंकि देखो अगर मैं इससे मैं अकेला इसके कारण फोर्स निकालू वो नहीं होगा, अगर वो निकालोगे तो इनडायरेक्टली हमेशा दोनों के बीच का ही फोर्स निकलेगा, क्योंकि आप Q1 Q2 दोनों को साथ में मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, साथ में मल्टीप्लाई करो तो ऐसा कुछ नहीं होता कि भाई ये कितना फोर्स लगा रहा है ये कितना फोर्स लगा रहा है, वो आप कह जरूर सकते हो, बट आप निकालोगे दोनों के द्वारा फोर्स सेम ही आएगा। तो अगर आप Q1 के लिए निकालोगे तो इनडायरेक्टली Q2 भी तो आपको साथ में पुट करना ही है ना। तो एक कलेक्टिव प्रॉपर्टी है दोनों का साथ में, दोनों साथ में मतलब एक दूसरे पे कितना फोर्स लगा रहे हैं वही निकलेगा। अगर आप एक वो तो एक का कभी ऐसा नहीं होता कि Q1 की वैल्यू डालो Q1 कितना चार्ज है Q2 कितना चार्ज है, तो एक साथ दोनों के बीच का फोर्स निकल के आएगा, और ये जो जितना उस पर लगाएगा वही उस पर उतना लगाएगा। तो ऐसा नहीं कि भाई ये ज्यादा लगाएगा ये कम लगाएगा, ये एक्शन रिएक्शन पेयर होता है इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन, सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, दोनों सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स लगाएंगे एक दूसरे पे बट अपोजिट इन डायरेक्शन, ठीक है। ऑल्सो कॉल्ड सेंट्रल फोर्स, मैंने बताया लाइन जॉइनिंग टू द सेंटर्स पे काम करता है, इट इज एन एक्शन रिएक्शन पेयर, है ना, एक्ट अलोंग द लाइन जॉइनिंग द चार्जेस, है ना। और ये पढ़ लिया लाइन जॉइनिंग चार्जेस पे, मीडियम डिपेंडेंट होता है, ये तो अपन ने भाई पूरा ही पढ़ लिया, डिवाइडेड बाय के हो जाता है मीडियम का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यार, चलो अब हम काफी इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने वाले हैं विच इज वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, है ना, मतलब उसको वेक्टरली अपन फोर्सेस को कैसे स्टडी करते हैं वो देखना, वेक्टर फॉर्म। अब वेक्टर फॉर्म इनडायरेक्टली अपन ये पढ़ने वाले हैं कि भाई कैसे डायरेक्शन दोनों फोर्सेस की अपोजिट होती है, ये हम वेक्टर लॉ में प्रूव करने वाले हैं। वेक्टर, ठीक है, लिखते हैं, देखो वेक्टर फॉर्म ऑफ फोर्सेस, ऐसा लिख लेते हैं जनरली, वेक्टर फॉर्म ऑफ फोर्सेस, सबको वेक्टर फॉर्म में अब हम स्टडी करेंगे, ठीक है। देखो कैसे स्टडी करेंगे, अब ध्यान से देखना जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है। ये हमारा कार्टेशियन प्लेन है मान लो, ठीक है। अब लेट अस से ये हमारे पास है Q1 चार्ज, पहले बना लेते हैं Q1 चार्ज, ये हमारे पास है मान लो Q1 चार्ज, पॉइंट चार्ज है, दूसरा चार्ज मान लो ये रहा हमारे पास Q2 चार्ज, ठीक है। अब मान लो ये ओरिजिन है, ओरिजिन से इस वाले का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, पूरा वेक्टर समझेंगे, यहाँ पे देखना वेक्टर, बहुत ध्यान से देखना, पूरा वेक्टर्स पे बेस्ड है। ये देखो ये क्या है R1 वेक्टर, ये क्या है R2 वेक्टर, ठीक। तो ये क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ फर्स्ट चार्ज विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेकंड चार्ज विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, सिंपल सा बनता है। अब अगर आप ध्यान से देखो तो क्या हुआ, अब हम लेटस से अब हमें ये मान के चल रहे हैं कि दोनों चार्जेस एक दूसरे को रिपल्शन कर रहे हैं, वो कोई फंडा नहीं है, यहाँ पे अपन इजीली समझने के लिए क्या मान रहे हैं कि ये इसको रिपल कर रहा है, मान लो Q2 है, दोनों सेम नेचर के हम ये मान रहे हैं, ठीक है। तो इसने उसको रिपल करा, तो इसका वेक्टर ऐसे आएगा, We know force is a vector quantity, तो जो फर्स्ट वाले पे चार्ज लगेगा, फर्स्ट वाले पे फोर्स लगेगा ड्यू टू सेकंड, फर्स्ट वाले पे फोर्स लगा, Q1 चार्ज पे फोर्स लगा, धक्का देगा ना उसको, तो धक्का देगा, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, और 1 वाला इसको अपोजिटली यहां धक्का देगा, F21 वेक्टर, ठीक है। इसको अपन अभी ऐसे ही स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, सेम अपोजिट दोनों एक दूसरे को धक्का देंगे, ठीक है। हमको तो बस वेक्टर फॉर्म निकालना है, तो अपन ऐसे स्टडी कर रहे हैं। अब देखो F12 वेक्टर अभी सेम मान के चल रहे, दोनों एक दूसरे को रिपल्शन करेंगे। अब रिपल्शन देखो अगर कर रहे हैं कैसे करेंगे, अब इस तरह रिपल्शन करेंगे, ये क्या है, अभी मैं सारी चीजें आपके लिए लिख दूंगा। और अब देखो दूसरी चीज ये क्या है, अगर मैं पोजीशन, अभी मैं सारी चीजें आपको फिर से बताऊंगा, ठीक है, टेंशन नहीं। ये देखो ये क्या है, ये है अपने पास भाई R, किसकी तरफ गया मैं 2 1 वेक्टर, एक सेकंड में पहले लिख लूं फिर बता रहा हूं।
R12 वेक्टर। अब आप नोट करना शुरू करिए, मैं आपको बताता हूं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे चलो मैं लिख देता हूँ ना थोड़ा थोड़ा। हाँ देखो, सबसे पहले R1 मेरा पास क्या है, ताकि आपको समझ में आए ना, लिखते लिखते मैं अगर समझाता चलता हूँ आपको। एक सेकंड दूसरा मार्कर ले लेते हैं। सबसे पहले देखो हमारे पास R1 वेक्टर क्या है। R1 वेक्टर इज नथिंग बट पोजीशन वेक्टर ऑफ Q1 विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, ठीक है। Q1 का मैंने पोजीशन वेक्टर बना लिया, ठीक है। पढ़ा है अपने सब कुछ 11 में ये सारा वेक्टर। और ये क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ Q2। और क्या है, F12 वेक्टर क्या है, F12 वेक्टर क्या है, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, है ना। जो फर्स्ट वाले पे फोर्स लगेगा ड्यू टू सेकंड वाला चार्ज, फर्स्ट वाले पे जो फोर्स ड्यू टू सेकंड वाला। F21 वेक्टर 2 वाले पे कितना फोर्स लगेगा, ड्यू टू फर्स्ट वाला। फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। अब देखो R12 वेक्टर क्या है, R12 वेक्टर देख रहे हो मैं कहां गया, मैं 2 से 1 की तरफ गया। R12 लिखने के लिए मैं 2 से 1 की तरफ गया। तो ये क्या है, पोजीशन ऑफ Q1 रिलेटिव टू Q2 क्योंकि देखो मैंने क्या करा, Q2 के रिलेटिव में Q2 से मैं Q1 की तरफ गया ना, तो मैंने Q1 की पोजीशन निकाली फ्रॉम Q2। मैं Q2 से Q1 की तरफ गया तो उसकी पोजीशन निकाली ड्यू टू Q2। पोजीशन ऑफ Q1 रिलेटिव टू Q2, मैं Q2 से गया ना इसलिए रिलेटिव टू Q2। और R21 वेक्टर ये क्या है, अब R21 के लिए मैं 2 की तरफ गया फ्रॉम 1। तो देखो पोजीशन ऑफ 2, क्योंकि मैं गया तो 2 की तरफ ना, तो मैंने 2 की पोजीशन बनाई है। पोजीशन ऑफ 2 Q2 मतलब रिलेटिव टू Q1 इतना नोट कर लीजिए सारे, यहाँ पे डिनोशंस हो गए, ठीक है। नोट कर लिया। अब आगे चलते हैं। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि अपन प्रूफ कैसे करेंगे कि दोनों फोर्सेस एक दूसरे के वेक्टरली भी अपोजिट होते हैं, जो अपन ने लिखा अभी। तो वही अपने को यहाँ समझना है बस। और वेक्टर में आपको इस तरह की नॉलेज आपको होनी चाहिए, क्योंकि आप इससे छोटा मोटा क्वेश्चन बन सकते हैं थ्योरी का, ठीक है। अब अगर अपन ध्यान से देखें, चलो मैं आगे आपको बताता हूं। अब देखो लेटर से जो फोर्स 1-2 वेक्टर है वो क्या होगा, मॉड ऑफ, देखो किसी वेक्टर को कैसे लिखते हैं, उसका मैग्नीट्यूड इनटू उसकी डायरेक्शन, है ना। किसी वेक्टर को मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ऐसे लिखते हैं, है ना। तो जो पहले वाले पे फोर्स लगेगा उसको ऐसे लिखोगे। F21 वेक्टर कैसे लिखोगे, उसका मैग्नीट्यूड इनटू उसकी डायरेक्शन, है ना। अब अगर आप F12 को वापस से लिखो, F12 वेक्टर वो कैसे आ गया, मॉड ऑफ F12 वेक्टर और इसी की डायरेक्शन को देखो, उसके साथ F12 कैप है। अब देखो डायरेक्शन, F12 कैप क्या कर रहा है, सिर्फ डायरेक्शन को बता रहा है। तो अगर मुझे कोई ऐसा वेक्टर मिल जाए जो F12 कैप की डायरेक्शन में ही हो, तो मैं उसको उससे रिप्लेस कर सकता हूं। देखो अगर अब डायरेक्शन देखना, F12 वेक्टर में मेरे हाथ को देखना, ऐसे जा रहा है, F12 वेक्टर ऐसे जा रहा है, और R12 मैंने बताया ना 1 की तरफ जा रहा हूं, R12 में मैं 2 से 1 की तरफ जा रहा हूं, तो 1 की तरफ जा रहा हूं तो वो भी ऐसे ही है, वो भी ऐसा ही है, दोनों सेम डायरेक्शन में। तो मैं F1 की जगह F12 की जगह R12 लिख सकता हूं, क्योंकि ये क्या होते हैं, कैप वाले वेक्टर सिर्फ डायरेक्शन को बताते हैं। तो अगर दो कैप की डायरेक्शन सेम है तो मैं रिप्लेस कर सकता हूं, ठीक है। क्योंकि बताना तो डायरेक्शन ही और दोनों सेम डायरेक्शन ही बता रहे हैं, तो हम किसको भी लिखे ना, क्या फर्क पड़ता है उससे। अब दूसरा देखो, R21 को मैं अगर रिकंस्ट्रक्ट करूं तो उसका मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहेगा। अब इसकी डायरेक्शन क्या आ जाएगी, F21 की डायरेक्शन देखो, F21 की डायरेक्शन ऐसे नीचे, F21 नीचे, और R21 देखो मैं 1 से 2 की तरफ आ रहा हूं R21 पे, तो वो भी नीचे। तो मैं F21 की जगह R21 लिख सकता हूं, R21 कैप। सिंपल, समझ गए इतना। देखो अब मैं क्या कर सकता हूं, R21 इसको कंस्ट्रक्ट कर सकता हूं। देखो वापस से F21 वेक्टर ऐसे थे, उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन देखो, R12 और R21 देखो अपोजिट है। R12 मेरा ऊपर जा रहा है, ऐसे मेरे हाथ को देखो, और R21 मेरा नीचे आ रहा है। R12 ऊपर जा रहा है और R21 नीचे आ रहा है, तो दोनों अपोजिट है। तो मैं इसकी जगह माइनस ऑफ R12 लिख सकता हूं, माइनस ऑफ R12 कैप। अरे भाई तुम R12 कैप लिख रहे हो, R12 कैप लिख रहे हो, तो अब और R21 उसका उल्टा है, और इसी का ही उल्टा है, मतलब इसी का ही माइनस में लिख सकता हूं मैं इसको। R12 को मैंने इसी का ही माइनस में लिख दिया, बिकॉज बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है।
अब देखो इससे आपको क्या पता चलता है, और यहाँ ध्यान से आप देखो, मैं मैग्नीट्यूड की अगर बात करूं तो मेरा जो F12 वेक्टर है और मॉड मतलब और F21 वेक्टर है, दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम ही होगा। मैंने आपको ये बता चुका हूं उसकी पहले वाली स्लाइड में कि कुछ भी कर लो मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहता है, दोनों के बीच का मैग्नीट्यूड सेम ही रहता है। और मान लेते हैं वो F के बराबर है विच इज K Q1 Q2 by R स्क्वायर, मैग्नीट्यूड रिमेन सेम। तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं दोनों के लिए मैग्नीट्यूड की जगह इसका मैग्नीट्यूड की जगह मैं F लिख सकता हूं R12 कैप, और इसके लिए मैं लिख सकता हूं F R माइनस का 12 कैप। अब देखो ये क्या F R12 कैप और ये मेरा माइनस का F R12 कैप है, ध्यान से देखना। और ये क्या है मेरे पास, ये मेरे पास F21 वेक्टर है, ये वाला मेरा नीचे वाला क्या F21 वेक्टर है, और ये मेरे पास क्या है F12 वेक्टर है। देखो जो मैंने अंडरलाइन करे। अब देखो F12 वेक्टर क्या है, F12 वेक्टर है FR12 कैप, और ये क्या है माइनस FR12 कैप। दोनों एकदम सेम है लेकिन डायरेक्शन देखो, ये प्लस है माइनस है, प्लस माइनस है ना, दोनों अपोजिट है। तो इससे हमको क्या कंक्लूजन मिलता है, दिस इंप्लाइज दैट F12 वेक्टर इज माइनस ऑफ F21 वेक्टर। तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, दोनों क्या है अपोजिट डायरेक्शन में। तो इस तरह हमको वेक्टर लॉ को स्टडी करना था, वेक्टर फॉर्म को इतना पढ़ना था। देख लो, बढ़ते नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब अपन चलते हैं भाई सुपर इम्पोजिशन प्रिंसिपल की तरफ। अब वो हमको ये बताता है कि अगर बहुत सारे फोर्सेस आ जाएं तो उन बहुत सारे फोर्सेस को अपन कैसे सॉल्व कर सकते हैं, बहुत सारे फोर्सेस को एक साथ, मतलब 3-4 फोर्सेस अगर एक साथ आ जाएं तो उनको कैसे सॉल्व किया जाएगा। देखो अपन लिख रहे हैं सुपर इम्पोजिशन प्रिंसिपल, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल, स्पेलिंग लिख लेना सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। इसमें क्या है देखो, अब लेटेस्ट से मैं बोल देता हूं कि मेरे पास देखो ये है, ठीक है। अब देखो यहां पे मेरा मान लो Q1 चार्ज है, यहां मान लो Q2 चार्ज है, यहां मान लो Q3 चार्ज है, और यहां मान लो Q4 चार्ज है, Q4, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखो, अब अगर आप यहां देखो तो क्या होगा, अभी मैं यहाँ पे ये मान के चल रहा हूं कि चारों फोर्सेस सेम नेचर के हैं, ठीक है। तो देखो सेम नेचर के हैं अगर, तो 4 वाले में देखो कैसे होगा, 1 वाला उसको धक्का देगा, 1 वाला क्या करेगा, उसको धक्का देगा, उसका वेक्टर ऐसे जाएगा। 2 वाला भी इसको 4 वाले को धक्का देगा, है ना, ऐसे जाएगा। और 3 वाला भी 4 वाले को धक्का देगा, ऐसे जाएगा। तो ये देखो मैंने क्या क्या लिख दिया, ये क्या है F on 4 ड्यू टू 2 वेक्टर, F on ये क्या है F on 4 ड्यू टू 3 वेक्टर, है ना। 4 पे फोर्स लग रहे हैं ना, तो 4 को पहले लिखेंगे अपन, और ये F on 4 ड्यू टू 1 वेक्टर, ठीक है, समझ गए। अब देखो इन सारे फोर्सेस को आप कैसे कैलकुलेट करोगे, वैसे इस पे न्यूमेरिकल भी आता है, अगर आप पता है कैसे कैलकुलेट करोगे इसको, पहले आप F42 का F ये वाला फोर्स निकाल लो मैग्नीट्यूड वाइज, फिर ये वाला निकाल लो, दोनों आ गए, इन दोनों का क्या है 90 पे, तो रिजल्टेंट आ जाएगा, और उस रिजल्टेंट की डायरेक्शन F41 की डायरेक्शन के बराबर है, तो जो रिजल्टेंट आया उसको इसके साथ प्लस कर देना, और दोनों की डायरेक्शन सेम ही है, दोनों की डायरेक्शन सेम ही रहेगी, 45 में निकलेगा यहाँ से, ठीक है। तो ऐसे आप सॉल्व कर सकते हो। बट तो नेट F नेट में अगर निकालो 4th वाले चार्ज पे, अगर अभी टॉपिक वाइज अगर अपन देखें तो क्या होगा, F42 वेक्टर प्लस F43 वेक्टर प्लस F41 वेक्टर। मतलब अभी तो मैंने बस लिख दिया कि तीनों को आपको वेक्टरली सम करना है ना, 3 फोर्सेस पे काम कर रहे हैं ना, 3 के, हाँ, तो इनको वेक्टरली आपको सम करना है। वो कैसे करना है वो आप न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करेंगे तो जब समझ में आएगा, ठीक है। तो ऐसे इसको मैंने सम कर दिया। तो और हाँ, हमेशा याद रखना कि जो 1 और 4 के बीच का फोर्स है वो, अगर यहाँ पे बहुत सारे चार्जेस, देखो यहाँ 4 चार्जेस हैं, तो ऐसा नहीं कि भाई एक्स्ट्रा चार्जेस दूसरे आ गए तो उसके कारण 1 और 4 के चार्ज के बीच में कोई इफेक्ट पड़ जाएगा, या अगर 3 वाला चार्ज है तो 1 और 4 के बीच के चार्ज को अफेक्ट करेगा, यानी हर एक पेयर इंडिपेंडेंटली काम करेगा। 1 और 4 के बीच का चार्ज, है ना, 2 और 4 के बीच का चार्ज, 3 और 4 के बीच का चार्ज, है ना, मतलब हर एक पेयर पे जो चार्ज लग रहे हैं ना, वो पेयर का चार्ज सेम रहेगा, वो दूसरे चार्ज पे डिपेंड नहीं है भाई, वो दूसरा कोई सा भी चार्ज आ जाएगा, वो पेयर का जितना फोर्स लगेगा एक दूसरे के बीच में वो लगता ही रहेगा। तो ईच पेयर ऑफ फोर्स एक्ट्स इंडिपेंडेंटली, ये आप लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक से बढ़ते हैं। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, अब अपन इलेक्ट्रिक फील्ड वाले टॉपिक की तरफ बढ़ गए, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक। चलो, स्पेस सराउंडिंग एन इलेक्ट्रिक चार्ज इन विच अनदर चार्ज एक्सपीरियंस अ फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन और रिपल्शन। अब देखो थोड़ा मैंने यहाँ ना ज्यादा लिखा है, इसलिए मैं थोड़ा आपको अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है, आराम आराम से ध्यान समझना। सबसे पहले यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन लिखी हुई है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, किसी भी चार्ज का एक अपना दायरा होता है, जिसमें उस दायरे में अगर कोई दूसरा चार्ज आएगा तो उसमें कोई या तो कोई अट्रैक्शन लगेगी या तो कोई रिपल्शन लगेगी। देखो
अब लेटेस्ट से ये प्लस क्यू चार्ज है, इसने अपना ही इलेक्ट्रिक फील्ड का एक दायरा बना रखा है ना, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखो ऐसे निकल रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज भी पढ़ेंगे अभी अपन, पर देखो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे बाहर आ रही है, तो इतना इसका दायरा बन गया पूरा, जहां जहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही है इसका दायरा है पूरा, इसका अपना एरिया है। अब क्या हो गया, एक टेस्ट चार्ज आ गया, टेस्ट चार्ज मतलब जिसको जनरली हम एक पॉजिटिव चार्ज लेते हैं, छोटा सा टेस्ट चार्ज होता है मतलब वो, तो उससे अपन एक्सपेरिमेंट वगैरह कर रहे हैं यहाँ पे, और हमने क्या करा कि इसको इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में ले आए। अब इसको अगर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में ले आए तो उस पर फोर्स लगेगा, और वैसे ये पॉजिटिव है, टेस्ट चार्ज भी जनरली हम पॉजिटिव लेते हैं, तो उस पर रिपल्सिव फोर्स लगेगा, तो वो फोर्स अट्रैक्शन और रिपल्शन कुछ भी हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड में। जब दूसरा चार्ज आ जाए तो उस वाले चार्ज जो पहले से चार्ज है, या तो उसके कारण अट्रैक्शन लगेगा, जिसका दायरा है या तो वो अट्रैक्शन लगाएगा या तो वो रिपल्शन लगाएगा। यहाँ जिसका दायरा है वो रिपल्शन लगा देगा, क्योंकि दोनों चार्जेस सेम है। देखो इसमें से रिपल्शन काम करेगी, बट अगर मैं ध्यान से देखूं तो फोर्स कितनी लगेगी, के क्यू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर के हिसाब से के क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर। ध्यान से देखो, फोर्स एक्सपीरियंस बाय दिस छोटा वाला बाय दिस चार्ज है ना। अब देखो, अब इलेक्ट्रिक फील्ड का बाय डेफिनेशन हमारे पास एक फॉर्मूला आता है, विच इज अगर वेक्टर फॉर्म में लिखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वेक्टर होता है ना, तो फोर्स कितना एक्सपीरियंस किया उसके चार्ज ने, उसका वेक्टर अपॉन में क्यू नॉट, मतलब फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट टेस्ट चार्ज। भाई कोई चार्ज को मैं लेके आया तो उसने कितना फोर्स एक्सपीरियंस किया डिवाइडेड बाय उसी का ही चार्ज, है ना, इसने कितना फोर्स एक्सपीरियंस किया डिवाइडेड बाय उसी का ही चार्ज, मुझे उस इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, है ना, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी कहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कुछ नया नहीं होता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं, मतलब कुल मिला के कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी ताकतवर है। तो बस ये कुछ नया वर्ड नहीं होता इलेक्ट्रिक फील्ड, भाई ये कितना फोर्स महसूस करेगा, या भाई इलेक्ट्रिक फील्ड को ही हम यही कहते हैं, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड आप एक मान सकते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालो, यानी उधर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, उसका कितनी ताकत है इलेक्ट्रिक फील्ड की, क्योंकि इसका जो भी आंसर है वो उसकी ताकत को ही बताएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम, ये नोट कर लो, न्यूटन पर कूलम होती है, बहुत सारा लिखा गया है, न्यूटन पर कूलम होती है, और है ना न्यूटन पर कूलम, और ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। बाकी है ना डायमेंशन फॉर्मूला आप सबके निकाल लीजिएगा, ठीक है। ये क्यू क्या होता है, कूलम होता है, कूलम का डायमेंशन फॉर्मूला कैसे निकालोगे, Q इज इक्वल टू IT होता है, I यानी एम्पियर इंटू T, है ना, एम्पियर भी अपनी क्या होती है, फंडामेंटल क्वांटिटी होती है। अब देखो F एक्सपीरियंस का फॉर्मूला निकालो, स्केलर फॉर्म में लिखो तो Q नॉट E हो जाएगा, है ना। अब यहाँ से एक डेरिवेशन कर रहे हैं छोटी सी, Q नॉट E हो जाएगा। अब अगर आप ये निकालना चाहो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसका फॉर्मूला निकालोगे तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट टेस्ट चार्ज, फोर्स यहाँ पे निकाल चुके हो अब एक्सपीरियंस वाला, वो यहाँ पुट करो और क्या करोगे, के क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर, और के क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, और नीचे एक और क्यू नॉट है ही, मैंने क्या करा बस फोर्स की इक्वेशन को क्यू नॉट से डिवाइड कर दिया, क्यू नॉट से क्यू नॉट कर दिया, के क्यू बाय आर स्क्वायर, है ना। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से क्या पता चलता है, इस वाले जिस चार्ज को हम लेके आ रहे हैं ना उस पर डिपेंड ही नहीं करती है। तुम कोई सा भी चार्ज लेके आओ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सिर्फ अपने वाले जिसका दायरा है जिस चार्ज का, उसकी चार्ज पे डिपेंड करती है। तो इससे बता क्या असम्पशन रीजन कुछ आ जाए, इसलिए मैंने बता दिया, ठीक है। तो इस तरह इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड बना, ये अपन ने देख लिया। अब मैंने जैसा कि आप, और हाँ देखो ये फॉर्मूला के साथ देखो, जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे जैसे घटेगी तो आर बहुत जल्दी से बढ़ेगा, मतलब इन शॉर्ट दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और दोनों कैसे बहुत एक्सपोनेंशियली हमको चेंज देखने को मिलेगा, क्योंकि आर स्क्वायर की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी रेडियस हल्का सा भी बढ़ा तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा कम हो जाएगी, है ना। मतलब कुल मिलाकर दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली का ग्राफ ऐसा आता है, और टू बी मोर प्रिसाइज ये एक्सपोनेंशियली गिरेगा इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे जैसे रेडियस बढ़ेगी, तो क्योंकि रेडियस तो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी ना स्क्वायर के ग्राफ, तो ऐसे ग्राफ आएगा, ऐसा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है। अब देखो ये भी अपना मीडियम पे डिपेंडेंट क्वांटिटी होती है। देखो भाई के, अब इसको आप कैसे लिख सकते हो कि यहाँ पे भाई कूलम्स कांस्टेंट होता है 1/4πε0, ठीक है ना, हाँ 1/4πε0। अब इसको आप कैसे लिखोगे, Q अपॉन 4πε0 हो जाएगा, Q अपॉन 4πε0 इंटू आर स्क्वायर। अब आप कोई मीडियम में निकालना चाहो इलेक्ट्रिक फील्ड तो ε0 की आपने पढ़ा था ना, क्या डाल सकते हो, क्या होता है परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो मीडियम की परमिटिविटी की जगह आप क्या लिख, किसी मीडियम में निकालोगे तो अपने आप एप्सिलॉन एम लिख देना, और एप्सिलॉन एम की जगह क्या लिखो, K इंटू एप्सिलॉन, बाकी पूरा सेम बन गया, इलेक्ट्रिक फील्ड K से डिवाइड हो गई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी K टाइम्स घटती है फोर्स की तरह। तो ये चीज आप ध्यान रखते चलना, बहुत इंपॉर्टेंट, नोट कर लीजिए पूरी स्लाइड को अच्छे से। ओके, तो ये हो गया। ओके, सो आगे बढ़ते इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। जैसे अपन ने फोर्स के लिए पढ़ा ना, जो अलग अलग फोर्सेस होते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में भी यही होता है। अब अपन ये मान के चल रहे कि सारे चार्जेस हैं सेम नेचर के, तो क्या होगा इस पॉइंट पे मान लो मैंने अगर कोई Q0 टाइप का टेस्ट चार्ज रख दिया, मतलब कुल मिला के Q0
कोई मैंने टेस्ट चार्ज रख दिया, क्यू नॉट समझते हो, मैंने जो बताया आपको भी, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्यू नॉट है ना, इस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे मैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड में लिख देता हूँ छोटा सा क्यू नॉट, ठीक है। अब इन सबकी इलेक्ट्रिक फील्ड, हर एक चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, मैंने आपको बताया। तो Q1 की इलेक्ट्रिक फील्ड भी Q0 को धक्का देगी, क्योंकि दोनों सेम नेचर के, Q1 Q2 Q3 Q4 Q0 सब सेम नेचर के, सब सेम नेचर के। तो क्या होगा, Q1 वाला Q0 को ऐसे धक्का देगा, Q3 वाला इसको ऐसे धक्का देगा, क्योंकि सब सेम है नेचर के, तो सबकी इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इसको धक्का देगी ना। अभी अपन ये मान के चल रहे हैं, अब Q0 की इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में आप मत सोचो, अभी आप ये सोचो कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इसको धक्का दे रही है, क्योंकि हमको इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है ड्यू टू दीज चार्जेस। तो इसकी खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड अभी आप उसके बारे में हमको नहीं सोचना। लेकिन हाँ, Q3 वाला इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इसको यहाँ धक्का देगी, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इसको यहाँ धक्का देगी, और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इसको यहाँ धक्का देगी, 4 वाले की यहाँ धक्का देगी। तो इन शॉर्ट जो नेट होगा वो इस तरह से लिखा जाएगा, वेक्टरली सम करेंगे, ठीक है। अपन नॉर्मल जो वेक्टर्स, अब इसको मोर आप अच्छे से क्वेश्चंस में समझोगे किस तरह ऐड करना है, बस हाँ वेक्टर्स यहाँ पे सारे यूज होंगे और वेक्टर तरीके से सम करना है, ठीक है। ईच इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क्स इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर, है ना। तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्थ वाला, इसकी चार्ज की अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसकी अपनी है, सबकी अपनी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, उससे दूसरे वाले का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है, शॉर्ट में लिखा है मैंने, उसका मतलब अब कुछ प्रॉपर्टीज हम देखने वाले हैं, ठीक है। अब ये क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा पॉजिटिव चार्ज से निकलती है और नेगेटिव चार्ज में टर्मिनेट होती है, यानी एंड होती है, ठीक है। तो देखो ये पॉजिटिव से निकली, छोटा सा फिगर है, ध्यान से देखना, ये पॉजिटिव से ऐसे निकल रही है और नेगेटिव की तरफ जा रही है, और हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव में जाती है, और नंबर ऑफ, उसके बाद क्या लिखा है, मैंने यहाँ पर सेम लिखा था ना, तो पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव पे जा रही, तो हमेशा शुरुआत पॉजिटिव से होगी और टर्मिनेट नेगेटिव पे होगी, एंड नेगेटिव पे होगी। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ओरिजिनेटिंग और टर्मिनेटिंग, भाई कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है, कितनी वापस आ रही है, मतलब दोनों का मतलब इन शॉर्ट क्या हुआ, कितनी फील्ड लाइंस है, भाई है जब भी तो आ रही है, या अंदर आ रही है या जा रही है बाहर, तो मतलब इन शॉर्ट कितनी आ रही है, कितनी वापस जा रही है, मतलब कुल मिला के संख्या कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बन रही है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के। जितना ज्यादा ताकतवर ये चार्ज होगा, जितना ज्यादा, मतलब यहाँ तो चलो मैंने 2 चार्ज बनाए, है ना, कोई एक चार्ज भी आप मान लो, दिमाग में सोचो, तो कितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाएगा, जितना वो ताकतवर होगा, उसका दायरा उतना स्ट्रॉन्ग होगा, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। दैट्स द थिंग, ठीक है, ये पढ़ लिया। नेवर फॉर्म क्लोज लूप, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी क्लोज्ड लूप्स नहीं बनाती, मतलब एक लूप्स कभी कंप्लीट नहीं होंगे, जैसे मैग्नेटिक फील्ड या सोलेनॉइड में अपन पढ़ते थे, तो क्या पूरा एक चक्कर इनसाइड बाहर ऐसे जाती थी और सोलेनॉइड के अंदर भी चली जाती थी, तो पूरा एक लूप कंप्लीट करती थी। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पूरा लूप नहीं बनाती, ये एक अलग फील्ड लाइन है, सीधी वाली अलग है, और ये एक अलग है, सब अलग अलग टुकड़े में रहती है, कुछ लूप पूरा कंप्लीट नहीं होता यहाँ पे, ठीक है। और कभी भी 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करती, जिसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती थी वो भी इंटरसेक्ट नहीं करती, क्योंकि जब इंटरसेक्ट करेगी तो एक पॉइंट में 2 डायरेक्शन हो जाएगी, विच इज नॉट पॉसिबल। ये सब अपने 10th में पढ़ा है ना, इसके जैसा ही मतलब मैग्नेटिक फील्ड में पॉजिटिव चार्ज जो होता है ना, वो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड उसको फोर्स महसूस होता है, यानी अब देखो फोर्स एक्सपीरियंस का फॉर्मूला क्यू ही पढ़ा अपन ने, अब इसका चार्ज तो प्लस क्यू है और ई वेक्टर है, तो ये पूरा का पूरा प्लस हो गया कि नहीं हो गया, तो अपने आप ही प्लस हो गया, तो ये इस पे इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगी थी, प्लस साइन उसको दिखा रहा है कि भाई कुछ अपोजिट नहीं है, सब सेम डायरेक्शन में फोर्स है ना। और दूसरा नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स एक्सपीरियंस होती है वो कहां होती है, इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी उसके अपोजिट नेगेटिव वाले जो फोर्स लगेगा, जब ही अपने आप माइनस आ गया। माइनस कहां से आया, क्योंकि चार्ज ही माइनस है, तो मैंने माइनस क्यू इंटू ही लिख दिया, तो चार्ज का माइनस भी लिखोगे तो आपको डायरेक्शन बताएगा वो, ठीक है। अब मान लो ये 2 प्लेट्स से मिलकर मैंने एक ये सिस्टम पूरा बनाया है, पॉजिटिव चार्ज की प्लेट है और नेगेटिव चार्ज की प्लेट है, और इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड पता है कहां होती है, थ्रू आउट इलेक्ट्रिक फील्ड पता है पॉजिटिव से नेगेटिव जाती है, तो इसके अंदर थ्रू आउट पॉजिटिव से नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ऐसे जाएगी, ऊपर से नीचे, पॉजिटिव से नेगेटिव ऐसे जाएगी। तो पॉजिटिव प्लेट के लिए भी, पॉजिटिव प्लेट के लिए कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी, जो पॉजिटिव प्लेट से दूर जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगी, तो ये मैं मान लो पॉजिटिव प्लेट, तो मेरे से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूर जाएगी। और अगर मान लो मैं नेगेटिव प्लेट हूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर मैं नेगेटिव प्लेट हूं तो मेरी तरफ आएगी, है ना, तो ये था। और अगर आप ध्यान से देखो तो प्लस क्यू चार्ज यहाँ पे, तो प्लस क्यू ऑब्वियसली नेगेटिव, इसको ऐसे याद रखो ना, प्लस क्यू वाला नेगेटिव के पास जाना चाहेगा, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है, वो चार्ज भी पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएगा, जब भी प्लस वाले पे सेम डायरेक्शन में फोर्स लगेगी। भाई माइनस वाला माइनस की तरफ क्यों जाएगा, तो वो तो जाएगा, मैं अपोजिट जाऊं तो पॉजिटिव वाली प्लेट की तरफ जाएगा, उल्टा भागेगा पॉजिटिव नेगेटिव वाला, उस पर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगती है। ये काफी इंपॉर्टेंट बात है, बहुत काम आएगी आपको न्यूमेरिकल्स में, इतना जो लिखा है ना बहुत काम आएगा, ये जो 2 प्लेट्स वाली बात है बहुत काम की बात है। तो ये आप समझ गए इतना, आई थिंक मेरे हिसाब से पूरा हो गया है ना, तो नोट कर लीजिए। अब एक आखिरी बात मैं अगर आपको बताना चाह रहा हूं, एक आखिरी बात छोटी सी है कि जो ऐसी बॉडीज होती है ना, किसी बॉडीज
एकदम सिमेट्रिक बॉडीज जो होती है, किस तरह की, जिसे एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बना लिया, कुछ फैक्ट्स है जो मैं आपको बता रहा हूं, जो आपको छोटी मोटी चीजों में कहीं काम आ गए तो अच्छी बात है, मैं इतना ही रफ कर रहा हूं अभी। लेटस से आपके पास एक इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया है ना, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया जिसकी तीनों साइड सेम होनी चाहिए, ठीक है, सिमेट्रिक होने के लिए। तो इसके अगर एंड्स पे आइडेंटिकल चार्जेस है तभी ये बात है, एंड्स पे अगर आइडेंटिकल चार्जेस है, ठीक है, वही जैसे स्क्वायर के लिए हो गया, इस पे प्लस क्यू चार्ज है, इस पे प्लस, मतलब जो भी चार्ज है चारों आइडेंटिकल है, मतलब ठीक है, और इसकी साइड चारों साइड सेम है, तो इसका मतलब ये होता है सेंटर पे नेट फोर्स जीरो होगा, सेंटर पे नेट फोर्स जीरो होगा। इसका मतलब यही होता है कि सेंटर पे नेट फोर्स जीरो, अगर ये पूरा आइडेंटिकल सिस्टम है तो सेंटर पे इन सारे चार्जेस के कारण नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, इन चारों चार्जेस के कारण भी नेट फोर्स जीरो हो जाएगा सेंटर पे, ठीक है। अगर मान लो आपके पास एक ऐसा कोई 8 साइड का बना दे, है ना, मतलब सब ऐसा कोई रेगुलर पॉलीगॉन आ जाए, जैसे रेगुलर पॉलीगॉन कौन होते हैं, जिनकी सारी साइड सेम होती है, तो जैसे 5 साइड वाला बना ले, पेंटागन, हेक्सागन, ऑक्टागन, कुछ भी बना दे, साइड सेम है, सारे चार्जेस सेम है, तो सेंटर पे नेट फोर्स जीरो होगा, नेट फोर्स एट सेंटर जीरो, नोट कर लीजिए। ओके तो जैसे मैंने बताया ना, नेट फोर्स सेंटर पे जीरो होगा फॉर ऑल द पॉलीगन्स जो रेगुलर हो, जिनकी सारी साइड्स बराबर हो, तो है ना। अब देखो सिंपल सा फंडा यार, F इज इक्वल टू QE के हिसाब से अगर सेंटर पे नेट फोर्स जीरो है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होगा। भाई फोर्स जीरो हो गया, चार्ज तो जीरो होगा नहीं, हम कह रहे हैं कुछ ना कुछ चार्ज है, तो अगर ये जीरो है तो इस पूरी वैल्यू को भी जीरो होना पड़ेगा, अगर इस साइड की पूरी वैल्यू जीरो होगी तो चार्ज तो जीरो होगा नहीं, चार्ज तो भाई कुछ ना कुछ तो होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही जीरो हो जाएगी, तो नेट पे फोर्स के साथ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो हो जाएगी, दोनों चीजें जीरो होगी, ये चीज आपको याद रखनी है। और दूसरे भी रेगुलर पॉलीगॉन जिनकी सारी साइड सेम और आइडेंटिकल चार्जेस रखे उनके लिए भी ये वैलिड है, नोट कर लीजिए। ओके सो बढ़ते हैं अलग अलग तरह की चार्ज डेंसिटीज के ऊपर। सबसे पहले होती है लीनियर चार्ज डेंसिटी। मान लो कोई रॉड है मेरे पास जिसकी पूरी लेंथ L है, पूरी उसके ऊपर पूरा चार्ज Q है, पॉजिटिव चार्ज ले रहे हैं अभी, है ना, पूरा चार्ज Q है, तो उसकी पूरे की लीनियर चार्ज डेंसिटी हो जाएगी Q/L। और आपको हमेशा याद रखना, भले मैं छोटा सा एलिमेंट भी ले लूं, ये पूरी रॉड के लिए ये रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहता है, पूरी रॉड के लिए रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहता है, मतलब Q/L का रेशियो, चार्ज पर यूनिट लेंथ जो होगी, भले इसका अलग अलग छोटे छोटे एलिमेंट के लिए मैं ले लूं, है ना, तो ये रेशियो हमेशा सेम रहेगा। मतलब अगर मैं इसको आप डी लैम्डा नहीं लिखूंगा, अगर मैं छोटा, अगर dQ/dL भी ले रहा हूँ ना इतनी लेंथ के लिए, बस इसमें छोटा सा चार्ज dQ है, छोटी सी लेंथ dL है, तो भी ये रेशियो तो लैम्डा ही रहेगा, समझ रहे हो, मतलब ये रेशियो फिक्स रहता है। अब अगर ये चीज छोटी हो गई, दोनों चीजें साथ में छोटी हो गई, दोनों चीजें साथ में बड़ी थी तो लैम्डा था, अब दोनों चीजें साथ में अगर छोटी हो गई तो वो भी लैम्डा ही रहेगा, बस उसमें क्या मतलब रेशियो कांस्टेंट रहता है, कूलम पर मीटर इसकी यूनिट हो जाएगी। और अगर एरियल चार्ज डेंसिटी या सरफेस चार्ज डेंसिटी कह लो, इसको लैम्डा से, इसको रो से डिनोट करते हैं। अगर मान लो इस पूरे पे जो क्या कहते हैं प्लस प्लस चार्ज है और इस पूरे पे चार्ज Q है, इस पूरे पे एरिया A है, तो सिग्मा होता है चार्ज पर यूनिट एरिया। ये डेरिवेशंस में बहुत चीजें काम आती है, ठीक है। और dQ/dA भी लिख लो अगेन, तो रेशियो यहाँ पे भी कांस्टेंट रहेगा, विच इज कूलम पर मीटर स्क्वायर की यूनिट होगी। छोटा सा dQ एरिया और इमेजिन करो एक पूरी शीट का छोटा सा एरिया और छोटा सा उसमें चार्ज होगा, फिर dA मतलब dQ और dA, ठीक है। वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी में 3D क्यूब, मान लो ये जैसे रूम है, तो रूम का कोई हल्का सा, मतलब ये रूम है पूरा, मैं रूम, और मान लो मैंने रूम का ये वाला हिस्सा यहाँ पे ले लिया मेरे हाथ में, मतलब इतना वॉल्यूम ले लिया, बस वॉल्यूम क्या है, 3D जगह है पूरी, 3D जगह, तो इसके अंदर 3D जगह ले ली मैंने इतनी सी, dQ और dV, इसका वॉल्यूम होगा छोटा सा। तो अगर पूरे का चार्ज Q है, पूरे पे वॉल्यूम V है, तो Q/V हो जाएगा, और छोटा सा लिखो तो dQ/dV हो जाएगा, रेशियो अगेन कांस्टेंट रहेगा, और इसकी यूनिट कूलम पर मीटर क्यूब। तो नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। ओके तो शुरू करते हैं आज का अपना जो टॉपिक है आगे, वो है इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल को जिस तरह मैंने यहाँ ड्रॉ कर रखा है वो आप देख सकते हैं, इसमें दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस होते हैं जो स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेटेड होते हैं, जिसको इजी कैलकुलेशंस के लिए हम 2a लेके चलते हैं। तो आगे अगर डेरिवेशंस करें तो इसका हाफ हमको a मिल जाए, वरना अगर मैं a लेता तो हाफ a/2 मिलता, तो डेरिवेशन टफ हो जाती है। इसलिए फिजिक्स में अपन क्या लेके चलते हैं, 2a लेके चलते हैं, इनके बीच की डिस्टेंस को, जो एक स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेटेड होते हैं और दोनों चार्जेस इक्वल और अपोजिट होते हैं, ठीक है। तो ये होता है अपना इलेक्ट्रिक डाइपोल का एक सेटअप, ये पूरा डाइपोल कहलाता है, इस पूरे को हम डाइपोल कहते हैं, ठीक है। अब कभी भी नहीं डाइपोल ना, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव ओवरलैप नहीं होनी चाहिए, कुछ ना कुछ डिस्टेंस है तो सेपरेट रहेंगे, भले वो छोटी डिस्टेंस क्यों ना। अब ये जो हमारा डाइपोल है ना, वो कुछ इस तरह रहता है, ठीक है। अब इस पे बेस्ड अपन कुछ डेरिवेशंस करने वाले हैं। सबसे पहले आपको लेकिन ये पता होना चाहिए कि डाइपोल की डायरेक्शन ना हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव, डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है। डाइपोल मूवमेंट को, जिसको अपन P से डिनोट करते हैं, P यानी डाइपोल मूवमेंट जो होता है, डाइपोल
मूवमेंट, जिसका मैग्नीट्यूड अपन कैसे लिखते हैं पता है, उसका मैग्नीट्यूड लिखते हैं, डाइपोल मूवमेंट का मैग्नीट्यूड लिखते हैं ईदर चार्ज इनटू दोनों चार्जेस का बीच का डिस्टेंस, जो जनरली अपन ईदर चार्ज को पॉजिटिव लेते हैं और मतलब है ना ये वाला लेते हैं, और दोनों के बीच के डिस्टेंस, ठीक है। अब अपन ने Q इंटू 2A लिख लिया, अब इसको डाइपोल मूवमेंट कहते हैं। अब इसी का अगर मैं वेक्टर फॉर्म लिखूं, वेक्टर फॉर्म, तो कहने का मतलब खैर वेक्टर फॉर्म का यहाँ पे ऐसा नहीं है, ऐसा है कि डाइपोल मूवमेंट जो वेक्टर क्वांटिटी, खैर उसकी डायरेक्शन अगर मैं आपको बता देता हूँ नेगेटिव से पॉजिटिव होती है, ठीक है। तो इसको अपन ऐसे ही लिखते हैं जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है ना। और ये जो डिस्टेंस अपन लेते हैं, डाइपोल मूवमेंट जो लेते हैं, ये वेक्टर क्वांटिटी की उसकी डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव होगी, ठीक है। अब इसकी डायरेक्शन के लिए मैं आपको एक सवाल करके बताता हूँ। जैसे आपको बोला कि -q चार्ज है और ये +q चार्ज है, ठीक है, ये दोनों कुछ डिस्टेंस से सेपरेटेड है, तो इसका डाइपोल मूवमेंट नेगेटिव टू पॉजिटिव होगा इस तरह। तो अब मुझे कह रहा था ना वेक्टर, उसको वेक्टर के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, अब वो देखो वेक्टर के फॉर्म में कैसे लिखते हैं, वो मैंने पहले बताया नहीं, अब देखो कैसे लिखेंगे। Q इंटू 2A, ये तो उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा, और उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ऊपर जाएगा। देखो डाइपोल मूवमेंट ऊपर की डायरेक्शन में, तो इसका जो वो हो गया पोजीशन, वो क्या है, उसकी जो यूनिट वेक्टर क्या है, J क्या है पॉजिटिव का, तो वेक्टर फॉर्म इसको कहते हैं। तो ये आप नोट कर लीजिए। बाकी मैग्नीट्यूड मैंने क्या क्या बताया एक बार समराइज करता हूं। अब देखो ये Q इंटू 2A मैग्नीट्यूड होता है, और अगर वेक्टर वाइज आप इसको ऐसे समझ सकते हो, ठीक है। और डाइपोल मूवमेंट ये दोनों स्मॉल डिस्टेंस सेपरेटेड होते हैं, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस होते हैं, ठीक है। 2A डिस्टेंस हम यहाँ लेके चलते हैं, ठीक है, और डाइपोल मूवमेंट को ऐसे लिखा जाता है। तो ये इसका बेसिक था।